आज की हमारी क्लास है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर हमने एक उचटती हुई निगाह डालनी है कि इंटरनेशनली हम, बिकॉज इट इज सॉर्ट ऑफ अ लेक्चर वन, हमने लास्ट क्लास में तो ओरिएंटेशन सिर्फ ली थी, वी वर जस्ट इंटरेस्टेड अबाउट कि हाउ the whole portfolio of orientation is going on. But today we're going to talk about the basics of international relations और IR की. I think कि before we jump into the theories, और दूसरा जो पोर्टफोलियो उससे बहुत बेहतर होता है कि पहले आप एक दफा लाजमी अंडरस्टैंडिंग हासिल करें कि हम दुनिया के इस लेवल तक कैसे पहुंचे. हाउ डिड वी कम हेयर, हम यहाँ पे आए कैसे. क्योंकि प्रॉब्लम आती है हमारे पास वर्ड इंटरनेशनल से, ठीक है, एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ड नेशन. तो आई हैव टू टीच यू हाउ टू कम टू द आइडिया ऑफ नेशन, कि नेशन पे कैसे आते. क्योंकि अगर आप नेशन को अंडरस्टैंड करेंगे तब भी आप अंडरस्टैंड करेंगे कि कंट्री से हमारी ये जो डेवलपमेंट थी किस तरीके से हुई. सो हियर्स द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ये है कि नेशन का वर्ड हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता था. द आइडिया दैट वी पीपल आर वन नेशन, इट वाज नॉट ऑलवेज अवेलेबल. बिकॉज नेशन से पहले, नेशन की तो हिस्ट्री को 200-300 साल की हमें नजर आती है, मर्ज होती है, स्पेशली नेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं. उससे पहले हमारे पास किंगडम्स होते थे, उससे पहले और सिटी स्टेट्स होते थे, उससे पहले और छोटी छोटी सोसाइटीज होती थी. सो आई वांटेड टू टेक यू थ्रू ऑल ऑफ दैट, कि हम उससे पूरा निकल के आए और अंडरस्टैंड करें कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे. एंड दैट गिव्स अस द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल. सो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एंशियंट सिविलाइजेशन थी हमारे पास, और बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन है ये हमारे पास. द बेबीलोनियन सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, रोमन सिविलाइजेशन है, ग्रीक सिविलाइजेशन है, फिर मुस्लिम की सिविलाइजेशन आती है. और उसके बाद एक डार्क एजेस या मिडिल एजेस का एक पीरियड चलता है. और फिर 15th सेंचुरी के बाद रेनेसांस आता है, फिर एनलाइटनमेंट है, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड देन टुडे. सो हमने हिस्ट्री को मुख्तलिफ वैल्यूज के अंदर पैरामीटर्स में डिवाइड किया हुआ है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम क्या है. अब इसमें हमने पहली चीज जो देखनी है वो कौन से हिस्टोरिकल इंजन्स हैं जिनसे कोई चेंज आती है जो हमें लेकर आएगी नेशन तक. याद रखना है मेरा काम क्या है. मेरा काम है कि आपको ओल्ड जो प्री हिस्टोरिक व्यू है उससे उठाकर लेके आना है नेशंस तक, ताकि हम नेशन का जो हमारी सब्जेक्ट का पहला वर्ड है इंटरनेशनल, उसको आप अंडरस्टैंड कर सकें. सो कौन कौन से रिलीजियस ऐसे, सॉरी, हिस्टोरिकल इंजन्स हैं जिनकी वजह से हम ग्रोथ देखते हैं. नंबर वन इज, यहाँ पर आ जाता है स्टेट फॉर्मेशन. रियासतें कैसे बनती हैं, ठीक है. मॉडर्न एज के अंदर अगर मैं मोस्ट करंटली देखूं, सबसे करंट है, रियासतें कैसे बनती हैं, कि रियासतें इस तरीके से बनती थी कि कुछ लोग इकट्ठे होते थे और वो आके सोचते थे कि हमें अपनी बका के लिए या वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए कुछ क्रिएट करना चाहिए, सो दे मेक अ स्टेट. और स्टेट इससे पहले ऐसे नहीं बनती थी, याद रखिए. ये तो 200-300 साल की हिस्ट्री. उससे पहले स्टेट्स बनती थी दो रिलेशनशिप से, वो था फातेह और मफतूह का. आइदर यूर अ कॉन्करर और यूर कॉन्कर्ड. ठीक है, तो अगर आप कॉन्करर है तो आपके राइट्स ज्यादा हैं, अगर आप कॉन्कर्ड है तो आपके राइट्स कम है, और इसी तरीके से डील किया जाता है. सेकंड इंजन था रिलीजियस अथॉरिटी. रिलीजन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारी हिस्ट्री के अंदर, और यहाँ पे हम मल्टीपल रिलीजन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिलीजियस अथॉरिटी काफी काम इंसानों से करवा सकती है. हमने जब लास्ट क्लास में देखा था कि रिलीजन कैसे डेवलप हुई दुनिया में, उसमें हमने प्री हिस्ट्री से निकाला था कि लोगों की जरूरत बन गई थी कि दे नीड रिलीजन. एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी हो, एक ऐसी फिगर हो जो मैस लेवल के ऊपर आइडियाज जनरेट करने की कम्युनिकेशन एक पावर रखे. प्रॉब्लम आपने याद रखनी है. प्रॉब्लम ये है को एग्जिस्टेंस, लोगों को इकट्ठे कैसे रखा जाए. ये सबसे बड़ा मसला आपका, मेरा, आईआर का और तमाम दुनिया की गवर्नमेंट्स का प्रॉब्लम है. इकट्ठे रखना एक बड़ा मसला था. रिलीजन प्रोवाइड्स अ वेरी गुड साउंड फाउंडेशन. हम लॉज से इकट्ठे रखवा सकते हैं, हम किंग की अथॉरिटी से लोगों को चुप करके इकट्ठा रखवा सकते हैं, बट इफ यू वांट टू गो डीपर देन यू नीड रिलीजन. इसलिए जो इंटरनेशनल लेवल के जो पुराने राइटर्स हैं, माकियावेली हो गया, उन्होंने रिलीजन के ऊपर या उसकी बेनिफेक्टोरियल पावर के ऊपर बहुत डिटेल से बात की कि अ गुड प्रिंस मस्ट यूज द रिलीजन. लोगों के जहनों में एक फियर क्रिएट करे, जिस फियर से डर कर वो इकट्ठे रहने पर राजी हो जाए. ठीक है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंस. स्किन कलर का डिफरेंस है, आइडियाज का डिफरेंस है, एथनिसिटी का डिफरेंस है, रूट्स का डिफरेंस है. ह्यूमन बींग्स आर रिडल्ड विद डिफरेंसेस. उन डिफरेंसेस को ओवरकम कैसे करते हैं हम, जब एक रिलीजियस अथॉरिटी आ जाती है, एक पोप आ जाता है, वो कहता है कि जी अब आपके दरमियान फैसला मैं करवाऊंगा, ठीक है, एवरीबॉडी इज ओके विद इट.
एंड देन वी टॉकिंग अबाउट द ट्रेड नेटवर्क्स। ट्रेड के नेटवर्क्स ने दुनिया में बड़ा काम किया, बहुत ही डिफरेंट लेवल का। अगर आप देखेंगे तो ये एंशियंट सिविलाइजेशन को मैंने एक मैप पे ड्रॉ किया है, इसमें आपको ये रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, इट्स अ ट्रेड लाइन। ठीक है। और इसको पुराने दौर में कहा जाता था द सिल्क रूट। ये सिल्क की ट्रांसफर में हेल्प करता था फ्रॉम द एंशियंट चाइना टू द यूरोपियन पावर्स, और सिल्क की एक बड़ी डिमांड। सो ट्रेड ह्यूमन हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी जरूरत रही है, आज भी है, बिकॉज उसकी वजह से हम वो चीजें हासिल कर लेते हैं जो मैं खुद ग्रो नहीं कर सकता। अब ट्रेड कैसे करना है, उसके लिए मैं करेंसी का तयन कर सकता हूँ वक्त के साथ साथ। इफ आई वांट डिफरेंट काइंड ऑफ करेंसी आई कैन डू दैट, लेकिन ट्रेड होता तो नहीं। एंड देन मिलिट्री चेंज, कि जब मिलिट्री में और मिलिट्री की टेक्नोलॉजी में चेंज आती है तो आप एक नया एरा निकलते हुए देखिए। अगर रिसेंट एग्जांपल देखें तो आप देखेंगे कि जैसे ही न्यूक्स आए, न्यूक्लियर वेपन्स मैदान जंग में एंटर हुए, उसके फौरन बाद हम इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा ही चेंजिंग गेम प्ले देखते हैं। पीपल आर इंटरेस्टेड इनटू दैट, यार न्यूक्लियर होना चाहिए। ईरान क्यों जोर लगा रहा है इतना न्यूक्लियर बनाने का? क्योंकि उसको वो फायदा नजर आ रहा है जो पाकिस्तान के पास, कि पाकिस्तान के पास काफी टर्बुलेंस है, टेररिज्म है, प्रॉब्लम्स हैं, न्यूक्लियर टेररिज्म भी इन्वॉल्व रहे हैं। इंडिया के साथ हमारी जंग है, यूएस को भी कभी कभी इनकार करते थे, लेकिन आज तक जरूरत किसी में नहीं हुई कि हमारे पर बड़ी ब्रॉड स्केल की वॉर कर सके। दैट इज द काइंड ऑफ डेटरेंस जो हर कंट्री चाहती है। तो इसी तरीके से मिलिट्री टेक्नोलॉजी में जब चेंज होती थी, आई रिमेंबर, अगर आपके जेहन में अमेरिकन सिविल वॉर आ रही है, तो रिपीटिंग राइफल का कॉन्सेप्ट आया था कि वो जो सिंगल गोली होती है, लोड करो फिर गोली चलाओ, उसकी जगह पर रिपीटिंग राइफल से कॉन्स्टेंटली लोड करके गोली चला सकते थे आप। वो एक बहुत बड़ा काम हो गया। सो अब यहाँ पे हिस्टोरिकल आर्क देखिए कि एंशियंट स्टेट्स थी, पुराने दौर की स्टेट्स थी, वो कन्वर्ट होती है इंपीरियल ऑर्डर्स में, जिसको कोई रूल चला रहा होता है, डेफिनेटली किंग्स ही होते हैं। उनको कन्वर्ट किया गया फ्यूडल किंगडम्स में। ये मुझे और आपको बड़ा अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 700 एडी के बाद एक टाइम पीरियड आया है जब हमें पता है कि किंग के पास सारी लैंड आ जाती है, और वो किंग अपने नाम पे लैंड ड्यूक्स को दे देता है। या अगर आप इंडिया की बात करें तो मुगल्स के पास लैंड आ जाती है, वो नवाब सिराजुद्दौला को, शुजाउद्दौला को, किसी को भी अपनी तरफ से लैंड देता है कि ये लैंड अब तुम्हारे कंट्रोल में, तुम इसके गवर्नर हो, तुमने यहाँ से टैक्स कलेक्ट करना है और मुझे ला के देना है, इन रिटर्न तुम्हें इतना कुछ। तो यू एंड आई वी आर बोथ वेरी मच अवेयर ऑफ द फ्यूडल किंगडम एंड द यूरोपियंस टू, क्योंकि वो चीजें हैं जो एक पिछले 1000 साल की हिस्ट्री में पढ़ी हैं, देखी हैं, समझ आती है। इंपीरियल ऑर्डर एंशिएंट सिटी स्टेट जरा बहुत ही पुरानी हो जाती है, तो हमें इसके बारे में एक अच्छा आइडिया नहीं, बट वी ट्रांसफर फ्रॉम दैट। उसके बाद फिर डायनेस्टिक स्टेट्स बनती हैं, जिसमें किंग्स जो होते हैं वो अपनी डायनेस्टी को चलाते हैं। अगर आप यूरोपियन पावर देखें, ब्रिटिश में देखें, तो डायनेस्टीज है, हैब्सबर्ग डायनेस्टी थी। इसी तरीके से अभी जो डायनेस्टी चल रही है, जो किंग चार्ल्स हैं, वो बेसिकली विंडसर, हाउस ऑफ विंडसर के, जो कि वो नाम इस्तेमाल कम ही करते हैं, पर विंडसर डायनेस्टी। और उससे फिर हम मॉडर्न एज की सॉवरन पावर्स की तरफ ट्रांसफर करते हुए नजर आते हैं। सो सियासत का हमेशा इंसान के साथ एक बहुत ही गहरा ताल्लुक रहा है। और यहाँ पे मैं बिलीव करता हूँ एरिस्टोटल की बात पे कि इफ यू डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, देन पॉलिटिक्स विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन यू। और पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट से मुल्कों के फैसले होने, आपकी किस्मत का तयन होना है, कैसे आपने चलना है। सो वी हैव टू टेक इंटरेस्ट इन दैट, हमें इस लेवल के ऊपर इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अच्छा जी, अब अगर मैं ब्रॉड लेवल पैटर्न के ऊपर डिवीजन शुरू करूं, तो हमारे पास अर्ली स्टेट्स पे हमें नजर आ जाएगी मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया कहते हैं ये ईरान और इराक के रीजन। इजिप्ट, इजिप्ट जिसमें सिविलाइजेशन बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी। एक्चुअली हमारी तो कोई हिस्ट्री नहीं जो इन बेचारों की हिस्ट्री थी, 4-5 हजार, अप्रोक्सीमेटली 8 हजार साल की। तो इमेजिन करें कि एक सुपर पावर है जो 8 हजार साल तक रही है। आप यूएस को इमेजिन कर सकते हैं, जो पिछले कोई 60-70-80 सालों चलो पावर के अंदर है, बट समवन इज पावर 8,000 ईयर्स, दैट इज इजिप्ट। इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन तकरीबन 3,500 साल की, या 2,500 साल से 3,500 साल की हिस्ट्री है। 3600 BC से लेके अप्रोक्सीमेटली 800 BC तक हमें नजर आई। अर्ली चाइना, चाइना इज एक अनफॉर्चुनेट कंट्री जिसकी सिविलाइजेशन की बहुत ज्यादा स्टडी नहीं की जाती, या नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता, बट उसकी सिविलाइजेशन बड़ी अच्छी थी। चाइनीज सिविलाइजेशन हिस्ट्री में बड़ी पावरफुल रही थी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा होता है, और उन्होंने बड़ा लेवल का अच्छा काम। पॉलिटिकल अथॉरिटी को हमने लिंक किया किसके साथ? टेरिटरी, सरप्लस एक्सट्रैक्शन और ऑर्गेनाइज फोर्स। जिसके पास ये तीन चीजें आ जाएंगी, वो इस टाइम के अंदर किंग या रूलर के ओहदे पर आ जाता है। नंबर वन टेरिटरी, जमीन है उसके पास। नंबर टू सरप्लस एक्सट्रैक्शन, कि जो एक्स्ट्रा चीजें हैं टैक्स की फॉर्म में वो आप निकाल सकते हैं लोगों से, और एक्सट्रैक्शन हमेशा सरप्लस ही होगी।
अगर आप 100 मन गंदम उगा रहे हैं और आपकी नीड साल की 80 मन है, तो मैं आपसे 20 मन ही लूंगा। अगर मैं आपसे 100 के 100 मन ले लूंगा, तो आप भूख से मर जाएंगे। 50 मन लूंगा, आप सर्वाइव नहीं कर सकते, वीक हो जाएंगे। तो मैंने आपसे सरप्लस को एक्सट्रैक्ट करना है, जिसको हम टैक्स कहते हैं आजकल के दौर में। और ऑर्गेनाइज फोर्स, कि जो बंदा पावर में आना चाह रहा है, क्या उसके पास इस लेवल की ऑर्गेनाइज फोर्स है कि वो अपनी फौजों के जरिए को कंट्रोल कर सके। और इस तरह की सिविलाइजेशन मूव करती है कि बाइजेंटाइन एम्पायर की लड़ाई होगी पर्शियन के साथ, पर्शियन की लड़ाई हुई मुस्लिम सिविलाइजेशन के साथ, वो चलती है। फिर कुछ वर्ड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा जो एराज चलते थे। पर्शियन, बड़ी पुरानी पर्शियन एम्पायर थी, मशहूर है। ग्रीक एम्पायर, ये अरिस्टोटल, केटो, प्लेटो, इन सब के बारे में आप ग्रीक टाइम में पढ़ते हैं आए। मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बट दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम अगर पढ़ा जाए। रोमन, वन ऑफ माई फेवरेट। मैं सोचता हूँ अगर आप पाकिस्तानी मर्द है और आपका रात को आपको नींद आराम से आ जाती है, ये सोचे समझे बगैर कि रोमन सिविलाइजेशन कैसे चलती थी और क्यों उन्होंने ऐसी रोड्स बनाई जो आज 2000 साल के बाद भी सही फंक्शन कर रही हैं वो रोड्स, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सर, वी आर सिविलाइजेशनल नेशन और आइडियोलॉजिकल नेशन। हम अगर अपनी बात करें तो वी आर नॉट अ सिविलाइजेशन, नॉट नियर नियर सिविलाइजेशन। हम एक आइडियोलॉजिकल नेशन। सिविलाइजेशन को टाइम चाहिए, सिविलाइजेशन को पैरामीटर्स चाहिए, उसको कोई रूट्स चाहिए सर्टन। हमारी वो नहीं। वी आर मोर ऑफ एन आइडियोलॉजिकल नेशन। मौर्यन, ये चंद्रगुप्ता मौर्य के दौर में स्टार्ट हुई थी, वो एम्पायर आई थी। हान चाइना के अंदर थी, हान चाइनीज सिविलाइजेशन 800 साल तक चली, उनकी भी। सो ये उसके बाद हमें सिविलाइजेशन नजर आती है, और इसके अंदर ट्रेड कॉरिडोर सच है सिल्क रोड्स वगैरह डोमिनेट हो गए थे, क्योंकि ये सिविलाइजेशन ट्रेड की बेसिस के ऊपर काम करना शुरू हुई। और वही इंड्यूरिंग पैटर्न हमें आज भी दुनिया में नजर आते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है, कंट्रीज ग्रो कर रहे हैं। वाई इज दैट कि IR इज सो मच इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री? बिकॉज वी हैव टू गिव एन अकाउंट। ये समझाने के लिए देना पड़ता है कि आज भी ह्यूमैनिटी, वर्ल्ड उसी तरीके से फंक्शन फंक्शन कर रही है जैसे आज से 2000 साल पहले करती थी। बस एक्टिवेशन के क्राइटेरिया चेंज हो गए हैं। ह्यूमन बींग्स की सोच आज भी उसी लेवल के ऊपर है जो उस लेवल पे थी। ह्यूमन बींग्स जनरली फियरफुल होते हैं, ह्यूमन बींग्स जनरली मिसट्रस्टिंग होते हैं, ह्यूमन बींग्स जनरली वॉर की तरफ जाने की जल्दी कोशिश करते हैं, ह्यूमन बींग्स बेसब्रे होते हैं। ये सब चीजें आपको मॉडर्न स्टेट में भी नजर आएंगी और पुराने दौर की सिविलाइजेशन नजर आएंगी। लोगों ने पूछा, देयर इज अ नेशन स्टेट एंड स्टेट नेशन। स्टेट नेशन एक जेनेरिक टर्म है, नेशन स्टेट एक प्रॉपर टर्म है, वो हम आगे पढ़ेंगे हमारे पास। जी, जनरली प्रोन टू डोमिनेट। अब लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे, सॉरी, स्टेट पावर का फॉर्मूला है कि एग्रीकल्चर थी पुराने दौर में, इंडस्ट्री तो होती नहीं थी। याद रखिएगा, इंडस्ट्री मैं आपको अभी एराज पढ़ाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो। इंडस्ट्री हमारे पास आई 17वीं 18वीं सदी के बाद, 17th 18th century। बिफोर दैट वी हैड ए हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ अबाउट 9800 years ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, 9000 से, सॉरी, 11,000 है करीब, क्योंकि 10,000 BC में आई थी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। हमारी तो 10-11 हजार साल की हिस्ट्री एग्रीकल्चर की। हमारे पावर फैक्टर्स, पावर बेसिस, किंगडम्स एग्रीकल्चर और फ्यूडलिज्म के ऊपर बेस करते थे, उसी भी चलते थे। और उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है ब्यूरोक्रेसी की। आपके पास एक ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं। So bureaucracy is the arm of the government which has to perform certain function। certain function perform करने हैं ताकि रियासत की सर्विसेज आवाम तक डिलीवर की जा सके। और ब्यूरोक्रेसी का एक पार्ट बन जाता है आर्मी। तो इट्स पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से हम लोग इसको कहते हैं, बट आर्मी इज पार्ट ऑफ। और फिर वो एक पावर का फॉर्मूला बनाती है कि आपकी किंगडम। तो इस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आगे की तरफ आए। अब यहाँ पर जब हम 1000 के बाद आना शुरू होते हैं, तो हमें डिफरेंट किस्म के लोग नजर आते हैं, डिफरेंट किस्म की नजर आती हैं जो कि आइडियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं लेकिन काम करते हैं। ठीक है। रिलीजन का एक बहुत बड़ा रोल है। इंटरनेशनल रिलेशंस रिलीजन को डिसरिगार्ड नहीं करता। आपकी, मेरी, इजराइल की, US की जिंदगी में रिलीजन का एक बड़ा फैक्टर है। ह्यूमन बींग्स जितने मर्जी रैशनल हो जाए, एट वन पॉइंट ऑफ देयर टाइम दे आर डेफिनेटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रिलीजन। और जो आपके रिलीजियस बाइसेस होते हैं, वन फॉर्म ऑफ द अदर नजर आते हैं। अब दुनिया एक्चुअली हिस्ट्री में जितनी ज्यादा ए रिलीजियस आजकल है, कभी भी नहीं कि इतने ज्यादा लोग रिलीजन को पसे पुश डाल के रैशनलिज्म, लॉजिक की बुनियाद पर फैसले करते हैं। रिलीजन की बुनियाद पर फैसले कम होते हैं, बट जितना मैं हिस्ट्री में पीछे जाऊंगा, रिलीजन का उतना ही बड़ा फैक्टर होता था। होली रोमन एम्पायर होती थी, पूरी चर्च के पास एक स्टेट होती थी, वो बैठ सकता था।
और वो बाकी तमाम किंगडम्स को ब्लेसिंग्स देती थी कि आप किंग रहेंगे या नहीं रहेंगे। सो क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, क्योंकि हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इसलिए 1000 साल की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा रहे हैं, और दूसरा हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता भी है, वो एक बहुत बड़े लेवल पर चलती थी। बाइजेंटाइन एम्पायर, ये वो एम्पायर थी जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी, रोम का एक हिस्सा था जो ईस्ट में आया था, टर्की उसके पास होता था। तो ये एक एम्पायर अलहदा हो गई थी। फिर मुसलमानों की हम बात करते हैं तो आफ्टर 500 हमें उमैया डायनेस्टी नजर आती है, और वो ट्रांसफॉर्म होती है बासिड्स के अंदर। और ये सारी भी रिलीजियसली ड्रिवन डायनेस्टीज थी और रूल थे। तो जब हम 1 AD से आगे आना शुरू होते हैं तो हमारे पास क्या आता है? तो आफ्टर 0 AD कर लेते हैं। 0 AD से जब हम आगे आते हैं तो उसके बाद रोमन्स थे, रोमन्स के बाद बाइजेंटाइन्स थे, उसके बाद इस्लामिक सिविलाइजेशन आती 570 के बाद, और वो कन्वर्ट हो जाती उमैयास के अंदर, और वो कन्वर्ट हो जाती अब्बासिड्स के अंदर, अब्बासी। तो ये एक डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। चाहे मजहब चेंज है, चाहे एरिया चेंज है, बट पैटर्न ऑफ पावर सेम है। सिमिलर पैटर्न नजर आ रहे हैं। उमैया डायनेस्टी को देख लें, अब्बासिद को देख लें, बाइजेंटाइन देख लें, टेक्नोलॉजी का चेंज आएगा, आइडियाज का थोड़ा चेंज नजर आएगा, बट पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहेगा। दैट इज वाई वी हैव टू स्टडी आया, ताकि हम इन पैटर्न को रिकॉग्नाइज करें और फिर मॉडर्न दौर के ऊपर लगा के देखें। तो ये जो आप देखते हैं, रोमन्स भी रिलीजियस थे, बाइजेंटाइन भी रिलीजियस थे, इस्लामिक तो आज तक हम लोग सारे रिलीजन है। इन तमाम एम्पायर्स के अंदर रिलीजन का एक बहुत बड़ा रोल था, जिसकी बेसिस के ऊपर फंक्शन करती। यूरोपियन हिस्ट्री बेस्ड ऑन क्लर्जी डोमिनेंट सोसाइटी, जी आयशा, हम बड़े आराम से कह देते हैं यूरोपियन हिस्ट्री बेस्ड ऑन क्लर्जी डोमिनेंट सोसाइटी, तो मुस्लिम हिस्ट्री इस पे बेस करती है। वो भी तो क्लर्जी डोमिनेशन पे ही करती है, उसका भी एक ही फैक्टर था। आइडिया ये है समझाने का कि रिलीजन को एक फैक्टर के तौर पे कंसिडर करना है आपने, वो आगे जाके तमाम लेवल के ऊपर एक इम्पैक्ट डाल। हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं, हालांकि वो टोटली डिफरेंट साइड ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर था, मुगल था। हम आज भी पढ़ते हैं तो कहते हैं दीन इलाही बना दिया था, ठीक है, इबादत खाने बनाए थे। वी लाइक टू सी अ सर्टेन किंग और अ पर्सन थ्रू द लेंस ऑफ रिलीजन, बिकॉज दैट्स हाउ वी हैव बीन वेरी मच अट्यून टू द आइडिया ऑफ रिलीजन। और रिलीजन को, जितने भी रिलीजन होते हैं, उनको सर्टन पावर बैकिंग चाहिए, ठीक है। सो रिलीजन जितने भी होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग इन देमसेल्फ, बट दे ऑलवेज नीड पावर फ्रॉम रॉयल्टी। और आप ऑलमोस्ट हर रिलीजन में देखेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता रॉयल्टी की तरफ खिसकता है। तो जो भी किंग्स होते हैं वो रिलीजन का दायां हाथ बन जाते हैं। अगर मैं यूरोपियन पावर्स की बात करूं तो क्लर्जी का बहुत बड़ा रोल था। आधे बिशप्स उनकी काबीना के अंदर होते थे, उनके मिनिस्टर्स या काउंसिल्स में होते थे। और अप टिल 15-16 सेंचुरी तक रिलीजन को जानबूझ के अपने साइड पे नहीं किया, तब तक वो ऑलमोस्ट हर जगह पर था। तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, चाहे वो ऑटोमन्स हैं, मस्कोवीज हैं, या आइबेरियन मोनार्कीज हैं, जितने भी आप टाइम उठा ले, उन सब के अंदर एक कंसिस्टेंट रोल रहा। अब यहां पर आकर आपको समझना पड़ेगा कुछ चीजों के बारे में, ठीक है। एक तो ग्रेट स्किज्म आता है 1054 में। ये डायरेक्टली लिंक नहीं है कि मैं जनरल आइडिया जनरल मैं ऐसे ही डाला हुआ है कि जो चर्च था ना, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, रोमन कैथोलिक और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, सॉरी ऑर्थोडॉक्स ईस्ट या ईस्ट वीकेंड, इसमें डिवाइड हो गया। ये पहला स्किज्म था जिसने चर्च को डिग्रेड किया। तो हमारे लिए समझना अंडरस्टैंड है, क्योंकि हमारे पास ही बहुत सारे सेक्ट्स हैं, तो इनका भी एक सेक्ट है यहाँ पर। इंट्रा रिलीजियन वॉर को भी आप देखेंगे कि दो लोग हैं, वो सेम मजहब के हैं, लेकिन दोनों के आइडियाज जरा चेंज होते जा रहे, वो आना शुरू। इसी तरह ग्रेट वेस्टर्न स्किज्म आता है 1378 में, कि पोप आपस में लड़ना शुरू हो गए, दूसरे पेपल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, कार्डिनल्स कर दिए। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो जो क्रिश्चियनिटी के टॉप पे होता है उसे कहते हैं पोप, सबसे बड़ा बादशाह क्रिश्चियनिटी का बादशाह तो नहीं, हेड होता है। उसके नीचे होते हैं कार्डिनल्स, उसके नीचे होते हैं बिशप्स, और बिशप्स के नीचे होते हैं पाड्रेज या फादर्स कहते हैं आप, बहुत सारे। तो इनकी ये हायरार्की होती है, इसमें पोप लीड कर रहे हैं। पोप वॉज अ ह्यूज पॉलिटिकल पावर। 1000 के बाद अगर मैं आ रहा हूँ ना, तो पोप एक बहुत बड़ी पावर बन चुकी है, क्योंकि पोप सारों ने अपनी रिलीजियस पावर के साथ अटैच कर दिया रॉयल्टी को, किंग्स को, और अब वो किंग की बेनिफैक्टर में आ गए। अब यहां पर डेमोक्रेटिक और अंडरस्टैंडिंग की टेंडेंसीज को बेहतर करने के लिए एक आइडिया डिस्कस करना है मैंने आपके साथ, और वो ये है कि तमाम किंग्स को मजहब की जरूरत होती है, और तमाम मजाहिब को किंग्स की जरूरत होती है। तो ये एक अनहोली अलायंस क्रिएट कर लेते हैं आपस में।
क्यों? किंग्स की जरूरत ये होती है, वो चाहते हैं कि वो लोगों के दिमागों में नहीं दिलों में उतर जाएं और अपना फियर बिठाएं, ताकि उनके खिलाफ रेजिस्टेंस करना बंद कर दें लोग। किंग, अगर मैं किंग हूं तो मेरा सबसे बड़ा फियर क्या है? मेरा सबसे बड़ा फियर ये है कि लोग मेरे खिलाफ ना हो जाएं, कोई रिवॉल्ट ना कर दें, क्योंकि मैं अपनी एसेंडेंसी को प्रमोट करना चाहता हूँ, प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे खानदान की एक लाइन चलती चलती। सो आई एम ऑलवेज फियरफुल। और मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वही मुझे फियर में डाल रहे हैं, सर जी ये हो गया, फलानी जगह पर एक रेवोल्यूशन खड़ी हो गई है, अभी यहाँ से रिग्रेशन आ रही है, यहाँ पे अटैक हो रहा है। आई एम ऑलवेज फियरफुल। सो इस फियर में मैं जाता हूँ उस तबके की तरफ जो फियर का ही सौदा करते हैं, दैट इज क्लर्जी, रिलीजन। ठीक है, डराते हैं ना, आप मर जाएंगे तो ये हो जाएगा, उसके बाद फलानी चीजें आ जाएंगी। सो रिलीजन डील्स विद द डेड। वो आपको मौत के बाद वाली जिंदगी के बारे में समझाता है, डराता है। और ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। क्या होगा मेरे साथ? मैं ये जिंदगी गुजार रहा हूँ, क्योंकि 99% लोग अपनी जिंदगी से नाखुश होते हैं, जनरली स्पीकिंग। और वो ये बिलीव करते हैं कि यार, दिस कांट बी इनफ। मतलब ये जो मेरी लाइफ है ना, मतलब यही तो नहीं होगी ना। अगर मैं इतनी जो पी काट रहा हूँ, इतनी टफ टाइम देख रहा हूँ, स्ट्रेस कर रहा हूँ, इसका कोई ना कोई इज्जत तो मुझे मिलेगा। तो हम लाइफ आफ्टर डेथ के वाइड वादे के ऊपर, आइडियाज के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। तो हम रिलीजन की बात करूँ, मुझे पता है आप जनरली सारे मुस्लिम हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिलीजियस अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ हाउ पीपल थिंक। तो वो जो गेम है ना, वो आ जाती है किंग के कंट्रोल में, और उसके लिए उनको जरूरत पड़ती क्लर्जी। तो इसलिए आप देखेंगे दुनिया के तमाम पावर सेक्टर्स के अंदर हमेशा ऐसी रहता है कि क्लर्जी का एक अलायंस रहेगा किंग्स के साथ, डिक्टेटर्स का अलायंस रहेगा मौलवीज के साथ, ऑटोक्रेट्स का अलायंस रहेगा आपके क्लर्जी के साथ। ये डिफरेंट किस्म के लोग अलायंस रखते हैं, क्योंकि अब मैं लोगों के जहन में एक बात डाल सकता हूं, और वो सिर्फ क्लर्जी कर सकता है। और वो बात यह है कि किंग की नाफरमानी करना सिर्फ क्राइम ही नहीं है, बल्कि वो सिन भी है, गुनाह है। People are not very much scared of crime, but people are definitely scared of sin. तो ये जब अलायंस क्रिएट होता है, और ये 1000 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया था कि क्रिश्चियनिटी ने बहुत बड़े अलायंसेस कर लिए थे इनके साथ, किंग्स के साथ और मल्टीपल किंग्स के साथ। तो वो लोगों के जहन में आइडिया डालते थे कि आप ये काम नहीं करते, किंग के बारे में सोचना भी गुनाह है, कि गलत बात अगर मैं सोच रहा हूँ तो वो कर लेते। ठीक है। सो अब ये जो हम मल्टीपल स्किज्म देखते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, इसमें एक और स्किज्म भी आगे आते हैं, मार्टिन लूथर किंग का जो आता है, वो आके प्रोटेस्टेंट चर्चेस और कैथोलिक्स को सेपरेट कर देते। बताने का मकसद ये है कि सब चीजें वक्तन फवक्तन चेंज होती रहती हैं, और इसका इम्पैक्ट आयर के ऊपर आता है, और हम आयर के लीडर्स हैं, या हमने उसके बारे में अगर बातचीत करनी तो बताओ। अच्छा जी, अब प्योर आईआर की हिस्ट्री की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि कब हमें आईआर को देखने की जरूरत है कि वो। तो वो जो किंगडम फॉर्मेशन हमने सारी पढ़ ली है, ये सारा कुछ की दुनिया में किंगडम्स कैसे बने, मल्टीपल कंट्रीज कैसे बने, वो बनना शुरू हो चुका। उसके बाद हम मूव करते हैं यूरोप की। और यूरोप आपके लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि आपकी सारी आईआर जो है वहीं से एग्जिस्ट करती है, वहीं पर समझी जाती है, प्रैक्टिस होगी, फिर उसको पूरी दुनिया में लेकर आएंगे। ठीक है। और ये वो टाइम है जब पढ़ाई लिखाई साली हो ही इन एरियाज के अंदर रही। सो हमारे पास पहली आ जाती है 100 ईयर्स वॉर, 1337 से 1453। 100 साल तक की तकरीबन ये जंग चली है, क्योंकि थे तो 100 साल से ऊपर ही, लेकिन इसको कहते हैं 100 ईयर वॉर है, क्योंकि ये इंग्लैंड और फ्रेंच के दरमियान एक जंग थी। और इनका बड़ा मसला है, स्पेशली हेनरी दी एट की बात अगर आप देखेंगे, इंग्लैंड का, क्योंकि इंग्लैंड एक आइलैंड है, तो उस आइलैंड के किंग का ख्वाब रहता था कि हम मेन लैंड जो कि यूरोप है, उसमें कुछ लैंड पे कब्जा करें। तो हर किंग का कभी ना कभी ड्रीम रहता, जो हेनरी एट के दौर में आई थिंक उन्होंने कब्जा कर लिया था। और वो जब कब्जा हो गया था तो फ्रांस भी उनमें ऐड हो गया था। लेकिन फिर वो किंग मर जाता है, तो फिर अब फ्रांस किसका होगा? तो इन कंट्रीज के दरमियान ना वॉर चल रही थी, तो दरमियान में इंग्लिश चैनल है, इतना लंबा डिस्टेंस भी नहीं है, तो अटैक करने की कुवत भी रखते थे, बिल्डअप करते थे, अटैक करते थे। तो इनके दरमियान को 100 साल की जंग चली है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज बहुत लगे, जाने बहुत गई हैं। और 100 साल की कंसिस्टेंट जंगों का मतलब है तकरीबन 4 से 5 जनरेशन जंग में झोंक। अब इसको ऐसे नहीं समझना आपने जैसे पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हो रही है कि हर वक्त जंग हो रही थी। ये बड़ी फिर मजे की वॉर होती है कि जी एक अटैक कर लिया, एक इलाका कब्जा कर लिया आपने, अब अगले 1-2 साल आप बैठ के वहां से पहले अपनी फसल काटेंगे, फिर आगे जाएंगे अपना फूड जमा कर। तो लंबा चल काम था। लेकिन इससे हुआ क्या? फ्रांस और इंग्लैंड की वॉर को मैंने कहा ये 100 ईयर वॉर कहते हैं, 100 साल चली। इससे हुआ ये कि जो फ्यूडल वॉरफेयर था ना, वो बढ़ गया। ठीक है। और टैक्सेशन वाला काम खराब हो गया, ब्यूरोक्रेसी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली जंग से आप क्या करें,
आप आवाम से कहते हैं यार 5 साल की 4 साल की फी काट लो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, आगे हालात ठीक हो जाए। पहले दोनों टैक्स ऐसी लगती थी, भाई आप पे किंग ने टैक्स लगा दिया लेकिन परेशान नहीं होना, साल का टैक्स है, साल बाद जंग खत्म हो। जब मुझे पता है मैंने 100 साल की जंग लड़नी, तो मैं, मेरा बच्चा और उसका बच्चा इसी में निकल जाएंगे, तो मैं क्या करूं? सो जो लेबर है उसका रेट महंगा होना शुरू हो, चीजें स्कैंटी होना शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाती है, मुल्क आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये चीजें बढ़ती गई। अब इस 100 साल की जंग से रिजल्ट क्या निकला? एंड पर रिजल्ट कोई भी नहीं। फ्रांस के पास फ्रांस है, इंग्लैंड के पास इंग्लिश किंग है, और दोनों अपने लिहाज चलते रहे। लेकिन इन 100 साल की जंगों ने कुछ सिखाया हमें, क्योंकि हम इंटरनेशनल रिलेशन को देख रहे हैं। तो हमें क्या सिखाया है कि मिलिट्री लॉन्गर वॉर्स के लिए अगर आपने रखनी है तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड ट्रेन मिलिट्री होनी चाहिए। ह्यूमैनिटी डिड नॉट हैव ट्रेन मिलिट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, रोमन अंपायर के दौर में होती थी बड़ी ट्रेन मिलिट्री, हजरत उमर के दौर में बड़ी ट्रेन मिलिट्री रखी गई थी जिसका काम ही लड़ाई करना है सिर्फ, राइट? ऑन द फ्लिप साइड, उसके बाद से लेके अप्रोक्सीमेटली 1800 तक प्रॉपर ट्रेन मिलिट्री नहीं होती थी। मिलिट्री इकट्ठी की जाती थी कि मैं एक किंग हूं, मेरे नीचे 4 ड्यूक्स काम कर रहे हैं, उनके नीचे एक एक लॉर्ड काम कर रहा है। तो मैं ड्यूक को कहूंगा कि तुमने 100 बंदे लेके आने, वो अपने गांव में जाएगा, उनकी पॉपुलेशन दुनिया की पॉपुलेशन की जरा कम ही होती है, वो उनके पास जाएगा, नहीं मर्सनरीज नहीं, वो उनके पास जाएगा और कहेगा जी इस गांव में से 100 बंदे आ जाए जो एबल बॉडीड है। उसमें कोई स्मिथ होगा, कोई कॉबलर होगा, कोई वॉशर होगा, कोई क्लीनर होगा। वो सबको उठा लेंगे, उनके हाथ में कोई हाथ वो पकड़ा देंगे, स्पीयर पकड़ा देंगे, तलवार पकड़ा देंगे। दे आर नॉट वेरी ट्रेन्ड मिलिट्री, दे आर अ बैंड ऑफ पीपल जिनको आपने इकट्ठा कर लिया। तो जंग में उनकी परफॉर्मेंस भी हुई होगी कि जंग जब एकदम फुल पीक पे चलेगी, भाग जाएंगे, डर लगता है। इंसान प्रॉपरली ट्रेन बंदे को तो पता होता है ना क्या काम है। सो मिलिट्री की रिक्वायरमेंट समझ आई। दूसरा, पैसे का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने सस्टेन्ड कॉन्फ्लिक्ट रखना है तो आपको पैसा चाहिए। यहाँ पे किसी ने मैसेज किया कि सर करंट डे आईडीएफ रिक्रूटमेंट, आईडीएफ नहीं भाई, आपकी भी फौज ऐसी रिक्रूट होती है, बचपन से आप बच्चे को भर्ती कर लेते हैं और थ्रू आउट लाइफ ट्रेन करते हैं। पूरी दुनिया की मिलिट्री तब ऐसी हो गई, प्रॉपर ट्रेन मिलिट्री पे चाहिए। पैसा चाहिए आपको। जंग उम्मीदों पे, विशेष पे, मजहब पे लड़ी नहीं जा सकती, कंटिन्यूड वॉर है। आपको चीजें चाहिए। नेपोलियन ने कहा था एन आर्मी मार्चेस ऑन इट्स बेली। फौज अपने पेट पे चलती है, उसका आप पेट नहीं भरेंगे। फौज को जुराबे भी चाहिए, उनको कंबल भी चाहिए, उनको फूड भी चाहिए, उनको ठंड लगेगी तो जैकेटें भी चाहिए। दे नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स। यू कांट हैव एन आर्मी विदाउट अ वेरी गुड फिजिकल थिंग। तो वो जो विम्स एंड विशेस वाली वॉर है, क्योंकि रिलीजियस वॉर ऐसी होती है, अच्छा एकदम रिलीजियस सेंटिमेंट इन्फ्लेम हो गया और अटैक कर दिया, आपने वो नहीं करना। आपने सोचना और समझना है कि वॉर के पैरामीटर्स क्या है। पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो क्या नजर आता है कि रॉयल अथॉरिटी जब बढ़ती है तो वो लोकल फ्यूडल ऑटोनॉमी को खत्म कर देती है। मैं जब किंग की पावर बढ़ाऊंगा तो लॉर्ड की पावर कम होगी। अब किंग के नीचे लॉर्ड है, प्रिंसेस है, ड्यूक्स हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अगर मैं इसका ड्रॉ करूं आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ये किंग है, इसके नीचे प्रिंसेस होते हैं, उसके नीचे ड्यूक्स होते हैं, और फिर अर्ल्स होते हैं, मार्क्वेस होते हैं, और जिनको हम जनरली लॉर्ड्स कहते हैं। किंग को इनकी क्या जरूरत है? गोली मारे, ऑर्डर दे, अपना काम करवाए। लेकिन किंग इनकी पावर के बगैर भी क्या है? ये सेम चीज है कि प्राइम मिनिस्टर इज ऑल पावरफुल, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अपनी पूरी पार्लियामेंट की जरूरत है। अगर पार्लियामेंट मिलकर डिसाइड करने, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दें। सेम इज विद देम कि किंग अकेला पावरफुल होता है, उसकी पावर को बढ़ाया जाता है, लेकिन उसकी पावर की ट्रू प्रैक्टिसिंग यही नीचे वाले लोग कर रहे होते थे, जो मार्क्वेस है, ड्यूक्स है, अर्ल है, या लॉर्ड्स है, वो कर रहे होते। तो किंग की पॉलिटिकल डोमेन में ये भी है कि उसने इनको खुश रखना है। तो जितनी किंग की अथॉरिटी बढ़ेगी उतनी ही इनकी अथॉरिटी लो। और फाइनल चीज एक आती है आइडेंटिटी, कि आपका कलेक्टिव। मैं किंग के लिए जान क्यों दूं भाई? मेरा क्या लगता है? मेरे साथ तो कोई बड़ा अच्छा किंग भी नहीं है। टैक्स लगा लेता है, मेरा फूड होता है। उस दौर में पैसा कम ही होता था, फूड होता। फूड पर टैक्स लगा के टैक्स ले जाता है, मेरा फूड ले जाता है। मारता पीटता भी है, जुल्म भी करता है, चीजें पूरी प्रोवाइड नहीं करता। आज रियासत पाकिस्तान से तो हम ये बातें करते हैं ना, लोग टैक्स नहीं देते, स्टेट कहती है, लेकिन स्टेट, हम लोग कहते हैं रियासत हमें क्या दे रही है। सो 100% तो एक्सेप्टेबिलिटी है, परफेक्शन कहीं पे भी नहीं, उस दौर में भी नहीं है। लेकिन मैं लड़ता हूं किंग के लिए फॉर द कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ द किंगडम, कि अगर मैं लड़ूंगा और दुश्मन को शिकस्त दूंगा तो ठीक है, वरना यही दुश्मन आ जाएगा मेरे गांव में, और मेरी माए बहनें बेटियां बच्चे इनको पकड़ेगा, अगवा करके ले जाएगा और साथ इनसे काम करवाएगा। सो दैट कलेक्टिव आइडेंटिटी विल इंश्योर कि मैं उनके लिए काम करूं, चाहे मुझे किंग जहर लगता है।
चाहे मुझे किंग जहर भी लगता हो, मैं अपने लोगों के लिए लड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किंग तो फिर भी गुजारा तो कर रहा है, अगले तो मार देंगे। तो ये 100 ईयर वॉर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, फिर प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन आती है हमारे पास, एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसने क्रिश्चियनिटी को बड़ा हिला के रख दिया। प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन में ये हुआ था कि रिलीजियस यूनिटी जो थी वो खत्म हो गई। कैसे? एक सेक्शन क्रिश्चियनिटी का अलहदा होता है, और वो स्टार्ट हुआ था जब हमारे पास प्रॉब्लम आई थी। आ, एक चीज की थी, उनको कहते थे पार्डन्स। क्रिश्चियनिटी के जो ये फादर्स हुआ करते थे ना, पोप्स वगैरह, तो ये बड़े लालची होते, क्योंकि इन हम अभी तक ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किंग्स को इनसे क्या मिलता है, उनको सपोर्ट मिलती है, लोगों के जहनों का कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन इन रिटर्न क्लर्जी को क्या मिलता था? बेनिफैक्टर। उनके बेनिफिशरी हो जाते थे वो। ये जो बड़े बड़े चर्चेस देखे हैं आपने पुराने दौर के जो बने होते हैं यूरोप के अंदर, इतने ह्यूज चर्चेस और इतने खूबसूरत हैं, और आजकल की बिल्डिंग देखें आप, ये एक आर्किटेक्चरल क्रिटिक की बड़ी हैवी किस्म की होती है कि पुराने दौर, आज से 600 साल पहले जो डिजाइन बना के गए हैं हमारे आजकल के आर्किटेक्ट में, वो एक गिरा घिसा बेटा एक डिजाइन है, बिल्डिंग खड़ी कर दो उसको जी 4 स्क्वायर कना के ऊपर कर। बट उस दौर में जो बड़े बड़े चर्चेस थे, ये प्याजास थे, ये बनाते थे, किंग्स इनको देते थे, और इनको लैंड देते थे और पैसे देते थे। तो डेफिनेटली मुझे लैंड मिल रही, पैसा मिल रहा है और रहने की जगह ही मिल रही है और अच्छी मिल रही है, तो मैं तो काम करूंगा। सो क्रिश्चियनिटी में एक चेंज आती है, और वो आती है प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन में। एक नया सेक्ट इमर्ज करता है, तो कहते हैं प्रोटेस्टेंट। ये प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी चीज के खिलाफ। अब वो प्रोटेस्टेंट क्या थे? एक प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम ये था, पोप ने अलाउ कर दिए थे पार्डन्स। पार्डन ये था कि अगर मेरे घर वाला कोई वालिद साहब या वालदा की डेथ हो गई है, और मुझे उनकी आखिरत की फिक्र है, और उनकी मरने को 1 साल में मुझे ख्वाब आया कि जी कोई सांप बिच्छू काट रहे हैं उनको, और मैं चला जाता हूँ फादर के पास, कहता हूँ फादर वो मेरे माँ बाप के बारे में बताएं क्या है, तो मुझे कहेगा पता नहीं, बुरी हालत ही होगी। तो मैं कहता हूँ वो बेचारे गुनाहगार थे, ठीक उन्होंने किए होंगे, तो उनकी बख्शिश करवानी है। तो क्या तरीका है? तो हम कहते हैं ना, मौत के बाद तो सिलसिला खत्म हो गया आपका, अब अल्लाह का हिसाब है आपके साथ। तो उन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस कराई कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपके रिलेटिव डेड हो गए, मर गए, उनकी बख्शिश हो जाए, तो आप इतने डॉलर या इतने पाउंड जमा कराएं किंग चर्च के अंदर, तो चर्च आपको एक रिटर्न पार्डन देगा कि फलां बंदा है, उसकी बख्शिश हो गई है, और अल्लाह से दुआ की जाएगी, फिर आपकी बख्शिश हो जाएगी। इस तरीके से गरीब आदमी से पैसे निचोड़ने का एक और तरीका निकाल दिया है। अब जब ये काम शुरू हुआ तो बड़ा पॉपुलर भी हो गया, क्योंकि हर बंदे को फिक्र होती है माँ बाप की, किसी को बच्चे की, जो भी मर गया। तो एक तबका क्रिश्चियनिटी का अलहदा होता है, वो कहता है ये आप ज्यादती कर, मरने के बाद आपको और अल्लाह का हिसाब है, आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, यूं तो फिर मरने का फायदा ही नहीं है। फिर आपका जो हिसाब किताब की बुक है वो बंद हो जाती है, अगर वो नहीं बंद होगी फिर फायदा क्या है? तो उन्होंने चैलेंज किया, मार्टिन लूथर किंग वगैरह थे, उन्होंने चैलेंज किया कि ये चीज बिदअत है, ये चेंज कर रहे हैं मजहब को, ये प्रॉब्लम है। तो दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दैट, और उन्होंने एक सेक्शन अलहदा कर लिया। इसलिए प्रोटेस्टेंट ज्यादा कैनोनिकल होते हैं, ज्यादा रिलीजियस होते हैं, ज्यादा मजहब पे बिलीव करने वाले थे, और वो कहते हैं जी हम हैं किताबी, जो बाइबल में बात लिख दी गई हम इसको मानेंगे, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा स्टाइल में। कि उन्होंने कहा जी किताब में जो बात लिखी हुई है ना, हम उसको मानेंगे, ये जो आपने खुद से बनाई है ना चीजें, ये नहीं। सो इससे भी यूरोप में बड़ा मसला हुआ। कुछ स्टेट्स प्रोटेस्टेंट हो गई, कुछ कंट्रीज नहीं हुए। प्रोटेस्टेंट कैथोलिक से लड़ रहे हैं, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट से लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ा मसला था कि अगर मैं किंग हूं और मैं कैथोलिक हूं तो मेरा ही मजहब सबके ऊपर होगा। तो मेरे कंट्री में अगर कोई प्रोटेस्टेंट तबका है, मैं उनको मारू पीटूंगा, तो प्रोटेस्टेंट मरेंगे। अब मेरा हमसाया कंट्री है जो कि प्रोटेस्टेंट है, वो ये देख के कहेगा यार देखो हमारे प्रोटेस्टेंट भाई हैं बेचारे मार रहे हैं, वो मेरे पर अटैक कर दे। तो मजहबी जंग स्टार्ट हुई, क्योंकि मजहब वॉज द प्रॉब्लम। उससे प्रॉब्लम स्टार्ट की सारी। तो प्रोटेस्टेंट्स को बचाने के लिए दूसरे प्रोटेस्टेंट अटैक करते थे, कैथलिक्स को कैथलिक करते थे, कॉन्स्टेंटली यूरोप जंगों में रहता। और फाइनली फिर हमारे पास आती है द 30 ईयर वॉर, 1618 1648। अच्छा, ये बड़ी मजे की वॉर थी, स्टार्ट होती है डीफेनेस्ट्रेशन ऑफ प्राग से। ये आज आपकी जरा जीआरई की इंग्लिश भी चेक होती है। सारे जरा मुझे बताएं, किसी को पता है डीफेनेस्ट्रेशन का मतलब क्या है? डीफेनेस्ट्रेशन, गूगल से देख के बता दें बेशक, बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब नजर आएगा। डीफेनेस्ट्रेशन सोलिडिफाई होता है, देखा नहीं लगता आप लोगों को। डीफेनेस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी को खिड़की से उठा के बाहर फेंक देना। ठीक है, जनरली हम इसको थ्रो के लिए इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन इसका लिटरल बिब्लिकल मतलब है किसी को खिड़की से उठा के बाहर फेंकना। मतलब इमेजिन करें कि एक वर्ड उन्होंने इजाद किया हुआ जो कि पर्टिकुलरली एक काम के लिए। और ये वाकया से डिफेनेस्ट्रेशन ऑफ प्राग से, क्योंकि प्राग के अंदर एक प्रीस्ट को उठाया किसी ने खिड़की से बाहर फेंक दिया, वो मर गया। उसकी वजह से एक प्रॉब्लम शुरू हुई जिससे एक गांव इन्वॉल्व हुआ, दो हुए, और पूरे के पूरे यूरोप में आग लगी, जिसमें होली रोमन एम्पायर शामिल थी, मेजर यूरोपियन पावर, सारे लड़ना शुरू हो गए। मसला स्टार्ट एक जगह से हुआ, लेकिन कुछ पांच छह कंट्रीज लड़ना शुरू हो गया आपस में। 30 साल तक ये जंग चली है, 1618 1648, और 1648 में होती है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ये आयर का सबसे पहला टॉपिक है। आप कोई भी आयर की बुक उठाएंगे, उसका पहला टॉपिक हमेशा ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हो। इतनी पिछली हिस्ट्री पढ़ाई है, ये डिपेंड करता है उस राइटर के ऊपर या उस टीचर के ऊपर, आप कितनी पढ़ाना चाहता है, ताकि आपके आइडियाज बिल्ड हो। लेकिन टॉपिक नंबर वन इज दिस, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, या कुछ बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको पीस ऑफ वेस्टफेलिया। कि वेस्टफेलिया का पीस क्या है। अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में 1648 के अंदर ये जो सारे किंग्स और प्रिंसेस हैं मिलके बैठते हैं कि यार ये 30 साल की हमने जंग लड़ी है, और ये स्टार्ट कहां से हुई? डिफेनेस्ट्रेशन ऑफ प्राग से। कि एक बंदे को खिड़की से उठा के फेंक दिया, तो मजहबी जंग थी, और मजहब की बुनियाद पर जंगें हुई हैं। तो प्रॉब्लम है। तो पहली दफा यूरोप को अकल आना शुरू हुई कि हम लोगों को अपने कुछ रूल्स तय करने चाहिए कि कौन किसके साथ क्या कर सकता है। अगर आप रूल्स तय नहीं करेंगे ना, तो फिर कल को कोई मजहब पे लड़ रहा होगा, कल कोई गंदों पे लड़ रहा होगा, कोई कोयले की कान पे लड़ रहा होगा। यही लड़ाई होती है ना किंगडम्स के अंदर। ये वाली कोयले की, जर्मनी और फ्रांस की लड़ाई कोयले की कान के ऊपर हो जाती है, किसी की पहाड़ पे लड़ाई होती है। सो यू हैव टू हैव सम रूल्स। तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट, kings came together to form a certain kind of framework जिसको फॉलो करके पीसफुल जिंदगी गुजार सके। प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करनी है, हम हर वक्त क्या ढूंढ रहे होते हैं आईआर के अंदर, ये वर्ड आपने पल्ले से बांध लेना है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इकट्ठे मिलकर तमीज से रहना, बड़ा मसला है। तो इन्होंने जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की, तो सारे किंग्स आके बैठे। इन्होंने कहा भाईजान ये ना कुछ रूल्स तय करने पड़ेंगे, वरना तो हर चीज में लड़ाई होती रहेगी। वो रूल्स क्या तय? पहला तो उन्होंने कहा कि जो 30 ईयर वॉर है इसको खत्म करना है हमने, ये वरना मजीद बढ़ जाएगी। कैसे खत्म करना है? उसका सेकंड पॉइंट था कि टेरिटोरियल अथॉरिटी, एक दूसरे की बाउंड्रीज को फाइनल एक्सेप्ट करना है। मसला ही सारा किंग का ये होता था, एक दो गांव के मसले होते थे, ये वाला गांव मेरा है या तुम्हारा है, वो अटैक करके अपने पास कर लेता था, अगला अटैक करके अपने पास कर लेता था, दोनों मिलकर अटैक करते थे, जंग शुरू हो जाती। तो उन्होंने कहा कि जी टेरिटोरियल अथॉरिटी को चैलेंज करें, एक दफा मैप बनाए कि भाई मेरी लाइन ये, आप उस लाइन के उधर रहे, मैं लाइन के इधर रहूंगा, खत्म बात। ये जो रोजाना का मसला है कि आज थोड़ी सी आगे करें पीछे कर रहे हैं, ये खत्म कर दें। तो वी विल रिस्पेक्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ एवरीवन। ये दुनिया में अभी देखिए रियासतें नहीं बनी, अभी किंगडम्स चल रहे हैं, रियासतें हमने बनानी है। और किंगडम्स पहली दफा बैठ के डिसीजन कर रहे हैं कि हमें टेरिटरी, आज मैं आप टेरिटरी को पाबंद करते हैं, उसकी फॉलो करते हैं, कि क्योंकि वो दुनिया में से कहीं किसी टाइम पर बैठ के स्टैब्लिश हुआ है कि टेरिटोरियल वायलेशन नहीं करनी है आपने। मैं भी नहीं करूंगा, आप भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान की 100 जंगें हैं इंडिया के साथ, टेरिटरी वायलेशन नहीं करते, ना मैं जा सकता हूँ ना वो यहाँ पे। तो हमने ये काम कहा कि टेरिटोरियल अथॉरिटी चलेगी। सेकेंड, रिलीजियस सेटलमेंट। बेसिकली रिलीजन, मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, पिछले 400 500 साल में आप यही देख रहे हैं, असल मसला रिलीजन का होता है। तो उन्होंने कहा कि यार रिलीजन की बेसिस के ऊपर जंगें बंद कर दी जाएगी। कोई किंग अपने मुल्क में किसी मजहबी ग्रुप के साथ क्या कर रहा है, ये उसका अपना पर्सनल, ये थोड़ी सी ऑटोनॉमी भी मिल रही है यहाँ पे, देखिए। पहले तो वॉर ही रिलीजियस होती थी। अगर वैसे आप थोड़ा सा सोचें, तो जो इस्लामिक वॉर्स हुई थी आफ्टर वेरियस कैलिफ्स, हमने कहते हैं ना, हजरत उमर के दौर में पर्शियन एम्पायर को तबाह कर दिया, कैसर कसरा। इट वॉज रिलीजियस वॉर। वी वेंट देयर, हमने कहा जी आप बैठे हुए हैं, उनके पास चले गए, आपके पास तीन ऑप्शन है जी, या तो अब इस्लाम कबूल कर लें, हमारे भाई बन जाए, या हमें जजिया दें, या फिर जंग के लिए तैयार हो। इट इज अ रिलीजियस सेंटिमेंटल वॉर। तो रिलीजन वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ वॉर इंटायरली थ्रू आउट द हिस्ट्री। और इन्होंने फर्स्ट टाइम आके कहा कि मजहब की बुनियाद पर जंग नहीं करेंगे हम, और एक दूसरे का दर्द भी नहीं रखेंगे। भाई आपके इलाके में कोई प्रोटेस्टेंट है, आप उसको मारे पीटे, मैं प्रोटेस्टेंट में कुछ नहीं करूँ। ये मजबूरी में किया इन्होंने, खुशी से नहीं किया। मजबूरी ये थी कि पहले 100 ईयर वॉर गुजारी, फिर 30 ईयर वॉर गुजारी, तो ये तंग आ गए थे लड़ाई से यार।
कोई पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। तो इन्होंने कहा मजहबी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। आज मैं और आप भी जनरली मजहबी इंटरफेरेंस नहीं करते। पाकिस्तान ने क्या कर लिया, इसराइल ने मार दिए इतने फिलिस्तीनी मुसलमान। पाकिस्तान ने क्या कर लिया, चाइना ने शिनजियांग के अंदर बहुत सारे लोगों को टफ टाइम दिए हुए कॉन्सेंट्रेशन कैंप पे रखा। इंडिया में बाहर के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा। वी एक्चुअली डू नॉट वी से समथिंग, हम बोलते हैं जितनी हमारे पास ताकत है हम उतना करते हैं, बट वी एक्चुअली डोंट इंटरफेयर। हम तो चले दूर है, टर्की बिल्कुल साथ लगता है फलस्तीन के, वो नहीं करता। इजिप्ट का तो बॉर्डर टच होता है, वो कुछ नहीं करता उनके लिए। बिकॉज वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि रिलीजन के मामले में हमने इंटरफेरेंस नहीं करनी। और ये पॉइंट आया था पहली दफा ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। इंटरनेशनल रिकग्निशन, कुछ डच रिपब्लिक और स्विस कन्फेडरेशन को रिकॉग्नाइज भी किया था। और ये कहा था कि एक दूसरे के इंटरनेशनल स्टेटस को रिकॉग्नाइज करेंगे। आपकी भी स्टेट है भाई, मेरी भी स्टेट। आप अपनी स्टेट में किंग रहे, मैं अपनी स्टेट में किंग रहता हूँ, मेरा आपसे ताल्लुक नहीं, आपका मुझसे ताल्लुक। रूल सेट किए थे। ये ट्रीटी है मेरे लिए आईआर में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब आईआर की हम एक बडिंग मेंटेलिटी देखते। पहली दफा फूट रही है एक मेंटेलिटी कि भाई कुछ रूल्स हैं दुनिया के अंदर जिनको फॉलो किया जाना चाहिए, जनरली फॉलो किया जाना चाहिए। ऐसा हरगिज नहीं होता कि दुनिया के रूल 100% फॉलो होते, हर बंदा वायलेशन करता है, लेकिन जनरल को एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। जैसे यूएन है, यूएन कोशिश करता है कि जनरली सारे कंट्री रूल फॉलो करें। क्या यूएस फॉलो करे? नहीं। क्या इसराइल फॉलो करे? नहीं। लेकिन जनरली क्या दुनिया के अंदर रूल्स का एक सर्टन सिस्टम है, फॉलो हो? यस, ऑलमोस्ट हो। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एक और एरा की तरफ 1648 के बाद, और वो है 1815 का। और उसे कहा जाता है कांग्रेस ऑफ वियना। ठीक है। कांग्रेस ऑफ वियना के लिए थोड़ा सा देखिए वेस्टफेलिया के बाद क्या हुआ। जो मोनार्कीज थी उनकी पावर थोड़ी सी स्ट्रांग होना शुरू होगी, क्योंकि अब रूल्स बन गए। सबको पता है। अच्छा, रूल जरूरी भी है। चलिए मैं एक रूल बताता हूँ आपको। रूल है कि जब कोई एलची आपके पास आएगा, पैगाम्बर या मैसेंजर, तो आप मैसेंजर को नहीं मार। एम्बेसडर, इम्यूनिटी के रूल्स हैं, दुनिया में एक्सेप्ट किए जाते हैं, नहीं मारते आप। क्यों नहीं मारते? क्योंकि भाई वो तो पैगाम लेके आ रहा है, अगर आप उसी को मार देंगे तो ये पुराने दौर के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइम समझा जाता है, फिर जंग हो जाती थी कि एक बंदा मैसेज लेके आ रहा है उसको नहीं मारना। आज के दौर में भी हमने इसको मजीद सिविलाइज कर लिया है कि आपके मुल्क में जो एम्बेसी है वो लैंड ही उस कंट्री की है। पाकिस्तान में जो यूएस एम्बेसी है, वो जो यूएस एम्बेसी की लैंड है वो पाकिस्तान की लैंड ही नहीं है, वो लैंड भी यूएस की है। उस लैंड के अंदर लॉ भी यूएस का लगेगा। आप और मैं इसलिए उसमें एंटर नहीं हो सकते बगैर पासपोर्ट के, पासपोर्ट दिखा के अंदर जाते, क्योंकि वो कहते हैं वो लैंड। सो ये हमने रूल्स आहिस्ता आहिस्ता जरा करना शुरू। फिर इसमें एक बहुत बड़ा रोल आता है साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट का। और यहां पर मैं थोड़ा सा पॉज लेके आपको एराज के बारे में बताना चाहूंगा कि किस किस किस्म के एराज चले। ठीक है। अभी तक सारे मेरे साथ हैं, स्टोरी समझ आ रही है आपको? ओके जी। रोमन एम्पायर थी, 0 AD से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद चलती गई थी। तकरीबन 500 AD के बाद हमारे पास मुस्लिम एम्पायर आ जाती। जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वो आए थे, और उसके बाद एक मुस्लिम सिविलाइजेशन चली। और वो अपना पीक देखती है तकरीबन कोई 800 AD तक। तो ये जो 800 AD से लेके 1500 AD तक का टाइम है ना, इसको कहा जाता है डार्क एजेस या मिडिल एजेस। डार्क एज इसलिए कहते हैं कि ये वो टाइम है जब दुनिया में साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स ने कोई खास तरक्की नहीं की। अच्छा, इस थोड़ा सा ये एक यूरोपियन बायस भी है कि उस टाइम पे मुस्लिम एम्पायर में बसरा में, बगदाद में तो काम चल रहा था। इब्नुल हैसम और अल बेरूनी वगैरह ऐसा के लोग, कभी बेरूनी यानी इंडिया में था, ये लोग काम कर रहे थे। लेकिन हिस्ट्री में इसको कहा जाता है मिडिल एजेस या डार्क एजेस की कोई खास काम नहीं। हम एजेस को याद करने के लिए बनाते, पीरियड बनाते, एरास। ठीक है। 1500 AD के बाद शुरू होती है जिसे हम लोग कहते हैं रेनेसांस। फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है रिवाइवल। रेनेसांस का पीरियड तक 100-200 साल तक चला था। ये पीरियड कहता है कि जब ह्यूमैनिटी ने एक नई करवट ली थी और दोबारा हमने
साइंस पे काम करना शुरू किया तो तुम्हारे पास कुछ बड़े टॉप लेवल के साइंटिस्ट आना शुरू हो गए थे। टॉप लेवल में उस दौर के लिहाज से, फॉर एग्जाम्पल गैलीलियो आया था, ज्ञान लोरेंजो बर्नीनी, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो डाविंची। ये इस तरह के लोग हैं जिन्होंने साइंस पे काम करना शुरू किया, फिजिक्स पे काम किया, तो दोबारा थोड़ी सी एजुकेशन ग्रोथ हुई। जबकि जब एजुकेशन ग्रोथ होगी तो दुनिया ग्रो करी। 1500 से लेके 1700 तक का जो एरा है ना, इस 1700 के बाद स्टार्ट होता है हमारे पास, इसे कहा जाता है एज ऑफ इनलाइटनमेंट। नाम याद रखने हैं आप, ताकि मैं जब आगे कभी भी नाम लूं तो आपको एग्जैक्टली पता हो मैं किस एज की बात। इनलाइटनमेंट का एरा कहते हैं कि 1500 के बाद, रेनेसांस के बाद, एजुकेशन और साइंस का इवोल्यूशन शुरू हुआ। तो 1700 के बाद ख्यालात और आइडियाज का इर्तिका शुरू, एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज। जब ह्यूमैनिटी ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, हम कौन है, कहाँ से आए, दुनिया क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, किंग क्या है, गवर्नमेंट क्या है, स्टेट क्या है। सो वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज हमारे पास 1700 के बाद नजर आते हैं। हम देखिए सारे बड़े राइटर्स भी आपको, जॉन लॉक, जॉन जैक रूसो, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, इस तरह के लोग इसी टाइम में नजर आएंगे, इमैनुअल कांट। दे गिव अ वेरी डिफिकल्ट आइडियाज, उनको लोगों तक लेके आए। तो ये एनलाइटनमेंट का पीरियड चलता है। सवाल आया कि जी रेनेसांस और एनलाइटनमेंट का पीरियड रिपीट कर। रेनेसांस में हमने साइंस की एवोल्यूशन पे फोकस किया। साइंस है, द साइंस इज द स्टडी ऑफ थिंग्स। हम थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, चीजें कैसे चलती हैं। तो साइंस ने इवॉल्व करना शुरू किया, इनलाइटनमेंट में आइडियाज ने इवॉल्व करना शुरू किया। आइडियाज पे बात हो, इंसान क्या है, रूह क्या है, स्पिरिट क्या चीज होती है, ह्यूमन बॉडी और स्पिरिट में क्या फर्क है, डेमोक्रेसी क्या चीज है, गवर्नमेंट क्या है, ठीक, क्या किंग की जरूरत है, किंग अगर ना भी हो तो क्या होगा। पीपल स्टार्टेड आस्किंग द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ लाइफ, जिसमें आइडियाज के ऊपर बात। तो एनलाइटनमेंट के पीरियड को हम आइडियोलॉजिकल लेवल पर देखते हैं कि इसमें इंसानी ख्यालात बढ़ना शुरू। और फिर 1700 के एंड पे ही, या तकरीबन 1800 के आसपास, 1750 वैसे तो कहते हैं इसको, लेकिन चलो थोड़ा आगे कर लेते हैं आपकी याद दहानी के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरा शुरू होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरा के अंदर ह्यूमन और मशीन का आपस में ताल्लुक बढ़ गया था। वी डेवलप्ड इंजन्स, हमने अपना काम आसान करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, स्टीम की जो डेवलपमेंट है उससे सारे काम हुए, उससे हमने बिजली बनाई है, उसी से काम किए, और बिजली से फिर आगे सारे काम होना शुरू हुए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज टेक्निकली तो आज तक चल रही है, क्योंकि आज भी हम मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट वो ग्रो होती गई। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बड़ा पीक देखा है 1800, 1900, 2000 के अंदर तक पहुंचते पहुंचते। बट यहाँ पे एक और चीज देखनी है हमने, छोटी सी, कि 1990 एडी, इस टाइम को बोला जाता है द कंप्यूटर एज। या कुछ लोग इसको कंप्यूटराइजेशन एरा लिखते हैं, लेकिन मुझे कंप्यूटर एज ज्यादा बेहतर लगता है। कि ये वो टाइम था जब कंप्यूटर ने आना शुरू किया, और कंप्यूटर के आने की वजह से हमारी चीजें जरा इवॉल्व हो गई। बेसिकली प्रोसेसिंग पावर, व्हाट डज अ कंप्यूटर डू टेक्निकली, एनी कंप्यूटर हैज अ प्रोसेसर, इसमें एक प्रोसेसर होता है, और वो प्रोसेसिंग पावर बढ़ा देता है। आज आप मुझे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं क्योंकि मेरी पिक्चर को कैप्चर कर रहा है एक वेब कैम, वो उसको प्रोसेस कर रहा है इनटू डेटा, और वो डेटा आपके पास थ्रू इंटरनेट ट्रेवल कर रहा है, और आपका कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर रहा है और उसकी शक्ल दिखा रहा है। सो टेक्निकली ए कंप्यूटर इज अ प्रोसेसिंग मशीन। वो प्रोसेस करता है, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स फीचर्स को प्रोसेस कर रहा होता है। सो कंप्यूटर एज आना शुरू होगी, कंप्यूटर से हमने बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया, उसको कुछ लोग इंटरनेट एज भी कहते हैं, बट वट, जो कॉमन हुआ था। और अब 2022 के बाद, अगर मैं इसको बात करूं, कुछ लोग अब कह रहे हैं जो अगला एरा 2022 के बाद आ रहा है, इसको कहा जाएगा दी एआई रेवोल्यूशन, या एआई एज। कि हम जो आज से 15-20 साल के बाद लोग पढ़ेंगे आईआर को, तो वो इस टाइम पीरियड याद रखेंगे। 2022 के बाद दुनिया में एक अजीब सी रेवोल्यूशन आई थी, जिसमें सेल्फ कंप्यूटिंग टेंडेंसीज आ गई थी एक मशीन के अंदर, कि वो खुद से थिंकिंग कैपेसिटी कर सकता है, या थिंकिंग मशीन्स का आइडिया डेवलप। सो दैट इज हाउ वी डिवाइड इराज, हम जनरली करते हैं। हर राइटर हिस्ट्री को डिफरेंट लेवल पे डिवाइड करता है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि एग्जैक्टली फलानी डेट से स्टार्ट हुआ, हार्ड एंड फास्ट नहीं होता।
जनरल एराज होते हैं। जितना करीब आते जाएंगे उतनी हिस्ट्री क्लियर होती है, हम एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितना दूर जाते हैं उतनी हिस्ट्री जरा वीक होती जाती है, तो हम जनरल एराज की बात। तो इसलिए कहीं आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन 1750 भी लिखी आएगी तो मुनासिब है, कोई मसला नहीं। जनरल बातें इसलिए कि मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ एराज को, हर राइटर अपने लेवल पे डिफरेंट तरीके से डिवाइड करता है। अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो मैं आगे चलता हूँ कि ये फिर मिट जाएगा, दोबारा नजर नहीं आएगा। ओके जी। तो हम यहाँ पर थे क्योंकि यहाँ वर्ड आया था इनलाइटनमेंट का, सो आई थॉट टू लेट यू नो कि इनलाइटनमेंट क्या है। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ें कि इनलाइटनमेंट ट्रांसफॉर्म द आइडियाज ऑफ रीजन, गवर्नेंस, लॉ एंड राइट्स। सो आप रिलेट कर सकते हैं आप इस लाइन को कि क्या बात करना चाह रहा था वो। कॉलोनियल एक्सपेंशन होना शुरू हो गई, यूरोपियन पावर में आना शुरू हो गए, नेपोलियन साहब भी आ गए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गई। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक इवेंट आता है कांग्रेस ऑफ वियना। तो पिछला इवेंट था हमारे पास 1648 के अंदर, और उसके तकरीबन कोई 150 साल बाद अगला इवेंट आ रहा है 18, मतलब 150 साल तक सूरत हाल काफी सही रही। जो हमने डिसीजंस किए 1648 में वो सही चले। और फिर एक प्रॉब्लम आती है कांग्रेस ऑफ वियना, और कांग्रेस ऑफ वियना थी ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक बंदा पावर में आ गया, तो उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। इसने आके पूरे यूरोप को हिला के रख दिया, क्योंकि इसने ऑलमोस्ट पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया। तो ये पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि सारे डिप्लोमेट्स दुनिया के बैठे हुए हैं, और ये मिल के डिसीजन कर रहे हैं कि नेपोलियन का क्या करना है। उसको खैर बाद में हराया गया, वाटरलू में बेचारे को शिकस्त दे दी गई। लेकिन नेपोलियन के आने से और फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने से दुनिया में चेंज बड़ी आ गई, आइडियाज, नए आइडियाज आ गए। उसको डील करना जरूरी था। तो कांग्रेस ऑफ वियना ने मिलकर बैठ के डिसाइड किया कि हमने रिस्टोरेशन करनी, लेजिटिमेसी की। किंग्स के हाथ से पावर, नेपोलियन वाज नॉट अ किंग। नेपोलियन ने बाद में अपने आप को एम्परर कहना शुरू किया था, बट ही वाज नॉट अ बॉर्न किंग। एक ऑर्डिनरी ऑफिसर था, कॉर्सिका का आर्टिलरी का था, और वो ग्रो करके एक बहुत बड़ा लीडर बन गया। तो आम आदमी के जहन में आइडिया आएगा कि कल को मैं भी अगर मेहनत करके जाऊं तो ऊपर कर सकता। आयशा, मैं इसको फैशिज्म नहीं कहूंगा क्योंकि ये फैशिस्ट किस्म का आदमी था। ये एम्परर टेंडेंसी रखता, जब फर्स्ट कॉन्सल बना भी था तो इसमें एम्परर टेंडेंसी ज्यादा है। फैशिज्म आगे बढ़ेंगे हमारे। सो लोगों के जहन में जो आइडियाज आ रहे थे कि मैं भी ये कर सकता हूँ, ये रोकना बड़े जरूरी है। और ओल्ड रिजीम, इसके लिए वर्ड यूज होता है एंशियन रिजीम, उसको दोबारा हमने इस्टेब्लिश करना था। ठीक है, तो पहला तो काम ये किया गया। बेस्ट टीचर एवर लिसन इन लाइफ सर, यूर एक्सप्लेन क्वाइट सिमिलर फैसल, बड़ा नहीं, फैसल इज अ वेरी गुड पर्सन, आई रियली रिस्पेक्ट हिम। मैं तो बड़ा यंग आदमी। ट्रीटी ऑफ वर्साई वाजंट इनफ। आई होप आप ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ट्रीटी ऑफ वर्साई की बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्साई में काफी दफा ट्रीटीज हुई। बट नो, इट वाजंट इनफ। मल्टीपल ट्रीटीज की गई थी इस टाइम पीरियड के अंदर, और हर ट्रीटी का अपना था। जो सबसे बड़ी थी कांग्रेस ऑफ वियना के अंदर, वो यूरोप के बारे में बात। पहला तो काम है कि यूरोप को किसी एक सिंगल पावर के काबू में नहीं आने देना, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम नेपोलियन ने की थी कि वो इतना पावरफुल हो गया था कि सारों को दबा लिया था। तो उन्होंने जानबूझ के फैसला किया कि हम पावर को दोबारा किसी एक बंदे या कंट्री के पास नहीं जाने देंगे। ये आईआर का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम आगे से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। कि अगर आप चाहते हैं कि ये रीजन, जो 4 5 कंट्रीज या 8 कंट्रीज का रीजन है, ये सिक्योर रहे, इनमें पीस रहे, तो आप किसी एक कंट्री की पावर बढ़ने ना दें। और जैसे ही कोई एक कंट्री थोड़ा सा पावरफुल हो, बाकी 3 4 मिलकर उस पर अटैक करें। हालांकि उसने आपको कुछ कहा नहीं, उसने आपको छेड़ा नहीं, उसने आप पे अटैक नहीं किया, उसने आपके वैल्यू को कुछ नहीं कहा, उसने आपके खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं की, बट स्टिल बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी कहती है आप उस पर अटैक करेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ अरसे बाद वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो आप सबकी मुरम्मत करेगा। और ये काम नेपोलियन ने किया। तो पहला तो पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट था कि वो जो एंशियन रिजीम था, आंशियान रिजीम कहते हैं, किंग्स की पावर को चैलेंज कर दिया था पहली दफा किसी बंदे ने। इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन ना इतनी इंपॉर्टेंट इवेंट है दुनिया के हर लेवल के ऊपर, क्योंकि वो तबाह कर देता है किंग्स की पावर को। हमारे जहन में जो आइडिया डाला गया है ना क्लर्जी के लिए, क्लर्जी ने डाला एक आइडिया, उसे कहा जाता है द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। पता होना चाहिए आप। डिवाइन राइट्स ऑफ किंग क्या था है कि किंग के पास किंग रहने का खुदाई इख्तियार है।
अल्लाह ने उसको ये इख्तियार दिया है कि वो मेरे पर किंग है, तो मैं कहता हूँ अच्छा जी, अल्लाह ने बनाया तो फिर छुट्टी कर। ये हमारा भी एक लीडर होता है, उसके नाम से जियाउल हक, उसने इसका एक मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया था कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, कि मैं आप पर नाजिल किया गया हूँ, आप लोगों की करतूत ही ऐसे हैं। तो हम कहते हैं "बस ठीक है यार, हमारे भक्तें ऐसी हैं तो अल्लाह ने ऐसे बंदे लगा था, हम कुछ चुप करें"। सो किंग्स का और डिक्टेटर्स का, डिक्टेटर को साइड पर करें, बाद में आएंगे। किंग्स का जो आइडिया है ना, वो ये है कि दे के नॉट अलाउ रेजिस्टेंस। सर काइंडली मसोलिनी, हाँ मसोलिनी कुछ और लेवल पे एग्जैक्टली। उनका आइडिया ये होता है कि अपने खिलाफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज को बंद किया जाए, और नेपोलियन ने आके गेम बदल दी। उसने आज कोई आम बंदा भी जो पावर गेदर कर ले वो किंग बन सकता है, तो बाकी किंग की फिर डिवाइन राइट कहां से आया भाई? डिवाइन राइट कहाँ है? आज किंग हो, कल है पावर में, आज तो उठा के बाहर फेंक देंगे, तो डिवाइन राइट तो नहीं। ये वाले आइडियाज दोबारा से इस्टेब्लिश करने थे कांग्रेस ऑफ वियना के अंदर, तो एंशियंट रिजीम को पावरफुल बनाना था दोबारा से, कि भाई किंग्स को चैलेंज ना करे। और कोई कॉन्सर्ट डिप्लोमेसी, ये जो है ना, ये थर्ड चीज थी डिप्लोमेसी, कि कोई रूल्स बनाने चाहिए हमें कि दोबारा इस तरह काम हो तो हम एक दूसरे से बातचीत। मैं पाकिस्तान इंडिया पढ़ाते हुए भी और भी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि कंट्रीज डोंट एक्चुअली टॉक टू ईच अदर। कंट्रीज एक दूसरे से बात नहीं करते। हमें लगता है कंट्रीज बात करते हैं, बट एक्चुअली बात नहीं करते, बहुत कम होता है बात की जाती। जैसे बयानबाजी होती है कि एक बयान इंडिया ने दे दिया, एक बयान पाकिस्तान ने दे दिया, दिस इज नॉट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ टू वे थिंग। सो कंट्रीज के लिए हमने एक मैकेनिज्म बनाया डिप्लोमेसी का। डिप्लोमेसी कहते हैं आपस में बातचीत करना, कि भाई कोई मसला आएगा तो एक फोरम है हमारे पास, वहां बैठ के सब आके बातचीत कर सकते हैं। अगेन कांग्रेस ऑफ वियना में हमने कुछ नई बातें सीखी थी इसके बारे में, कि क्या हमने चलाना है यूरोपियन पावर्स को ग्रो करना। तो 1815 से लेके तकरीबन 100 साल तक आगे पीस रहता है। ये जो सिस्टम हमने बनाया था ना कांग्रेस ऑफ वियना के अंदर, वो तकरीबन 100 साल तक रहता है, और वो पीस दोबारा खराब बड़े लेवल। छोटी मोटी वॉर्स तो होती रहती। आई होप आप लोग वॉर से तंग नहीं होते। एज ह्यूमंस आई थिंक आपको वॉर बुरी लगेगी, बट इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स की हैसियत से वॉर से आपने ना कभी डरना है, ना ही कभी उसको मतलब पीछ खाना है उससे। वॉर इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, दिस इज डिप्लोमेसी। अब बस वॉर में होगा मेरे मुंह नहीं चल रहा, मेरे हाथ चल रहे, तो दैट इज डिप्लोमेसी। तो वॉर से नहीं डरना हमने। आईआर में वॉर एक टूल है, जैसे डिप्लोमेसी एक टूल है, जैसे न्यूक्लियर मिसाइल एक टूल है, जैसे आपके खिलाफ कोई कैंपेन चलाना एक टूल है, रेजीम चेंज एक टूल है, इसी तरह वॉर एक टूल है। हमने इसको टूल के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो वॉर होती रहती है। The idea of divine right of kings is just for local public, like after defeat another ruler comes, so how the will justify his rule। वो कहते हैं जी अल्लाह ने उनको दिया था इख्तियार, देखा ना अल्लाह ने इख्तियार चेंज कर दिया। तो ये वाली बात, वॉर इज द न्यू नॉर्मल। हाँ ईमान, वॉर इज द न्यू नॉर्मल, ये आज की बात नहीं, हमेशा की बात। ठीक है, वो एल्फ्रेड महान है, आई थिंक उसने 5,000 साल की हिस्ट्री को एनालाइज करके कहा था कि बीच में कोई 500 साल भी नहीं है जब वॉर नहीं हुई, वरना ह्यूमन बींग्स हमेशा वॉर करते रहते। तो हमने वॉर से नहीं घबराना, हम आयर के स्टूडेंट हैं, हमारे लिए वॉर इज जस्ट अनदर गेम। मतलब इट्स अ गेम एक्चुअली। तो 1915 में जाके, 1914 में एक्चुअली वर्ल्ड वॉर टू हुई थी, तो 100 साल के बाद कुछ मसला हुआ। उन 100 सालों के अंदर 1900 के अंदर यूरोप कंप्लीटली इवॉल्व हो गया था। एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने आके गेम बदल दी। वो स्टीम इंजन जिससे बड़ी मुश्किल से भाप को गर्म करके हम थोड़ा सा इंजन चलाते थे, उससे बड़े बड़े टैंक बनना शुरू हुए, उससे बहुत बड़ी चीजें आ गई। सो हमने मैकेनाइज्ड फोर्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और जो चीज भी टेक्नोलॉजी में तरक्की लाएगी वो सबसे पहले मिलिट्री में इस्तेमाल हो। यहाँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट वॉर को बुरा समझते हैं। एज अ ह्यूमनिस्ट, एज अ पैसिफिस्ट, आप वॉर को बुरा समझे, बिल्कुल समझे, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ आईआर आप वॉर को बुरा नहीं कहते, क्योंकि मेजॉरिटी तरक्की दुनिया की वॉर में होती है। सबसे ज्यादा बजट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कब लगेगा? पीस टाइम में या वॉर टाइम में? डेफिनेटली वॉर टाइम। जी बिल्कुल, क्योंकि वॉर के अंदर ही आपको पता चला है मुझे जरूरत है, ये चीज बना के दिखाओ मुझे, जरूरी है। सर, सो यू थिंक इन 2000 to 2100 वर्ल्ड वॉर थ्री कैन हैपन? देखें, रियलमी RMX 3830, प्रॉब्लम समझे मेरा, कि हम आईआर के अंदर ना जादूगरी नहीं करते। एक वो प्रोफेसर जियांग साहब है, वो आए में वो प्रिडिक्ट कर देते हैं कौन से पूछने जाके आप। हम जादूगरी नहीं करते, हम एनालाइज करते। आई डोंट नो, मैं उसके मुहरकात को देख सकता हूँ कि क्या चांसेस हैं, तो यस आई कैन आइडेंटिफाई 2-3 फ्लैश पॉइंट्स जो कि वर्ल्ड वॉर थ्री को ट्रिगर कर सकते हैं। बट क्या वो होंगे, वो जादू है।
वो कोई आमिल साहब से रब्ता करना पड़ेगा, हम सिर्फ एनालिसिस देते हैं, हम जादूगरी के। एक और चीज आई थी, नेशनलिज्म। हम किंगडम से, अब देख किस तरह आगे ऐसे ऐसे किंगडम से हम डिविएट कर रहे हैं, और एक नई चीज आ रही है, नेशनलिज्म, कौमियत, नेशन। नेशन वॉज नेवर अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग। मेरे लिए जरूरी था नेशन, मेरे लिए फैमिली जरूरी रही है, फैमिली वॉज अ ह्यूज एस्पेक्ट। मेरे लिए मजहब जरूरी रहा है, मजहब वॉज अ ह्यूज एस्पेक्ट। मेरे लिए किंग जरूरी रहा है, किंगडम वॉज अ ह्यूज एस्पेक्ट। बट मेरे लिए कभी भी नेशन का जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट नहीं था। नेशन एक फैब्रिकेटेड वर्ड है जो हमने खुद बनाया है एक ग्रुपिंग क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर मुल्क बन रहे हैं। समझ आ रही बात? इंपीरियलिज्म शुरू हो गया, एक दूसरे से पैसे की लूट खसोट, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। सारी कंट्रीज दुनिया के अफ्रीका में भाग रहे थे, क्योंकि अफ्रीका से गोल्ड निकल रहा है, अफ्रीका से डायमंड निकल रहे हैं, अफ्रीका से रबर निकल रहा है। आप ये समझते हैं ना कि हमें कॉलोनाइज किया गया, तो इंडिया को कॉलोनाइज करके कोई यूके ने बड़ी ज्यादतियां की। आप कभी अफ्रीकन कॉलोनाइजेशन पढ़े, जो इन बेचारे अफ्रीकन के साथ इन्होंने अजाब नाजिल किया उन लोगों को, छोटी छोटी चीजों पे। रबर, रबड़ दरख्तों से निकलता था, उसकी बेस पे जान ले लेते थे, हाथ पांव काट देते थे, और वेरी लाइक डिफिकल्ट टाइम। और वो सारी चीजें कंबाइंड हो के हमें लेके आती दोबारा एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, और कॉन्फ्लिक्ट इवॉल्व करेगा, और वो आके खत्म होगा वर्ल्ड वॉर 1। क्योंकि वर्ल्ड वॉर की वन के बाद आईआर ऑफिशियली स्टार्ट होती है एज ए सिविलाइजेशनल स्टडी सब्जेक्ट के तौर पर। तो वर्ल्ड वॉर 1 आ गई। तो हम इसको वर्ल्ड वॉर 1 को डिटेल से पढ़ेंगे, हमारे पूरे टॉपिक भी हैं जो मैंने आपको बताए, काफी सारे टॉपिक्स हैं ये, लेकिन बहुत लेटर ऑन जाके आएंगे। तो वर्ल्ड वॉर 1 जनरली पता होनी चाहिए क्या है, कि यूरोप के अंदर, एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 1 तो इसको बाद में कहा गया, इसका एक्चुअली पहले नाम था यूरोपियन वॉर। यूरोप के अंदर दो कंट्री थे, एक का नाम था ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर कहते थे, और दूसरा कंट्री था जर्मनी। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का किसी ने वली अहद मार दिया, सर्बिया ने। उन्होंने उनको अल्टीमेटम दिया कि आप अपना बंदा जिसने मारा है हमारा वली अहद वापस करें, वरना हम पूरे सर्बिया पे अटैक कर देंगे। सर्बिया का दोस्त था रशिया, रशिया ने क्या, हम आपको नहीं करने देंगे। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने जर्मनी से बात की कि अगर इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया तो आप हमें हेल्प करेंगे। जर्मनी ने कहा खुल के अटैक करें, मैं आ जाऊंगा आपके पीछे। और फिर एक बड़ा मेस क्रिएट होता है, जर्मनी का फ्रांस से मसला था, फ्रांस की यूके से दोस्ती थी, यूके का रशिया से प्रॉब्लम था। मतलब एक बड़ी मजे की है कि वो आप वॉर में पढ़ेंगे, जो हम डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है? विदाउट colonialism, वर्ल्ड wars etc, the world today would be better or worse? Without colonialism, world wars, the world today would be better or worse? I don't know again. व्हाट इफ के ऊपर ना डील करना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली आईआर के। व्हाट इफ ये हो जाता, व्हाट इफ न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनता, व्हाट इफ हिटलर जीत जाता। एक एक सीजन है, बड़ा मजे का शो है, उसका नाम है द मैन इन द हाई कैसल। उसमें उन्होंने एक व्हाट इफ हिस्ट्री क्रिएट की है, कि व्हाट इफ हिटलर ने जंग जीत गई थी और यूएस हार गया था, और हिटलर और जर्मनी दुनिया की सुपर पावर बन गई थी, और हम उसके बाद चल रहे। बड़ा मजे की सीजन है, देखिएगा, शो है। तो आई डोंट नो व्हाट इफ क्या है। व्हाट इफ में ना फिर कयास पे बात आती है, लोगों आप समझ रहे हैं? कयास राई जो है ना, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं। क्योंकि फिर मुझसे आप कयास राई की कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों है, तो मैं तो खुद ही ख्याली पुलाव पका रहा हूँ, तो मैं उसकी रीजनिंग कैसे दूंगा, ख्याली ही दूंगा, और फिर वो बहुत दूर निकल जाएगी बात। सो व्हाट इफ से हमने डील नहीं करना, हमने व्हाट इज से डील करना है आईआर के अंदर, कि क्या हो रहा है। ये एक दो फिलोसफी भी आया, में एक आइडियलिज्म कहते हैं ना, कि हम कैसा होना चाहिए। जैसे आप लोग पाकिस्तानी हैं, और आप लोग सीएसएस करना चाहते हैं, आई होप सारे जो यहाँ पे हमारे पास है, तो यू वांट टू डू सीएसएस टू ब्रिंग चेंज, राइट? टू एंड करप्शन, चेंज लेके आनी है, आप पाकिस्तान को सही करना है। बट द प्रॉब्लम इज के आई बीन टीचिंग इट फॉर अबाउट 8 years नाउ, मैं 8 साल से देख रहा हूँ कि आप जैसे बच्चे मेरे पास आते हैं, और अभी तक चेंज कोई खास नजर नहीं आ रही। और मुझसे पिछले जो पुराने टीचर हैं वो कोई 20-25 साल से देख रहे हैं कि आप जैसे बच्चे फुल ऑफ होप आते हैं, को बहुत बड़ी चेंज नजर नहीं आ रही। तो व्हाट व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है? क्योंकि हम बिलीव कर रहे हैं अभी आइडियलिज्म पे, व्हाट इफ के ऊपर, कि मैं आऊंगा तो सही कर दूंगा। बट दुनिया व्हाट इज पे, जब आप ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे, तो आपके सामने जो रियलिटी है आपको उससे डील करना है। चाहे वो सही है, अच्छी है, बुरी है, करप्ट है, नॉन करप्ट है, वैसे। लेनिन एरा के बारे में पूछा आयशा ने। लेनिन एरा अभी आया नहीं है, वो इसके बाद आना है। और वो एक बहुत लेटर ऑन लाइफ, हम बड़े आगे सिलेबस जाके पढ़ेंगे, प्रॉपर पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेनिन के बारे में भी पढ़ाऊंगा। लेकिन वो अभी नहीं है, अभी हमने थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर्म करनी है। If you act as change maker in an interview, they will fail you in interview. They want to maintain status.
आई डोंट नो, चक्रा चक्रा, मुझे नहीं पता कि ये है कहीं, बट दैट्स नॉट द काइंड ऑफ फिलोसफी दैट आई वुड प्रोजेक्ट। बट ऑब्वियसली आपने एक बात की है तो फ्रॉम अ बेसिस ऑफ सर्टेन अंडरस्टैंडिंग की होगी, आई बिलीव दैट, बट आई हम्बली डिसएग्री विद दैट। सो ये है हमारी आज का लेक्चर, जिससे हमने वर्ल्ड वॉर वन तक अपना पढ़ा है। और हमने बेसिकली ना वर्ल्ड वॉर वन पढ़ी, ना हमने चीजें पढ़ी, हमने अंडरस्टैंडिंग हासिल की है कि ह्यूमैनिटी एंशियंट सिविलाइजेशन से रियासत, स्टेट तक कैसे आई। क्योंकि स्टेट कोई इटर्नल एंटिटी नहीं है, हमेशा से नहीं थी। ये हमेशा से नहीं थी कि आज से 2000 साल पहले, उससे पहले किंगडम्स हुआ करते थे, उससे पहले सिटी स्टेट्स हुआ करती थी, उससे पहले क्लैंस हुआ करते थे, मल्टीपल किस्म के लोग। सो हम जब रियासत तक पहुंच गए हैं वर्ल्ड वॉर वन तक, तो अब हमने आईआर की करवट लेते हुए देखनी स्टार्ट कैसे हुई, और उसमें जरा फिलोसॉफिकल आएंगे। तो हिस्ट्री का काम जरा यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास में ब्रेक लगाएंगे। अब हम आइडियाज से बात करेंगे कि वो कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं, थ्योरीज हैं, जिसके जरिए हम आईआर को स्टडी करते हैं, और जो हमें जाविये देती है सोचने के। It provides us dimension of understanding towards a certain kind of angle, that how world is and how the world ought to be, दुनिया कैसी है और दुनिया कैसी होनी चाहिए। तो आप में से दो तरह के लोग मेरे पास आएंगे, क्योंकि जनरली आईआर को दो फील्ड में डिवाइड किया जाता है। वन इज जो बिलीव करेंगे कि दुनिया कैसी है, आप कहेंगे सर जो दुनिया है अच्छी है, बुरी है, करप्ट है, भाई गुजारा ऐसे ही करना है, हमने इसी को सही करना। एंड देन देयर विल बी पीपल हु लाइक कि हाउ द वर्ल्ड ऑट टू बी, कैसी होनी चाहिए, हम उसके ऊपर फिर काम करेंगे, उसके बारे में जरा कंसर्न। If there is war, should we focus on personal interest to try to solve the war? That's a very personal question. आई डोंट नो, अगर आप ऑल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसीज वाले हैं और आपको फर्क पड़ता है कि तमाम लोग बचें, तो आप वॉर को खत्म करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऑल्ट्रुइस्टिक नहीं है, पर्सनल टेंडेंसी से बिलीव करते हैं, तो आप कोशिश करेंगे मैं अपने आप को बचा लूं, अपनी फैमिली को बचा लूं, और बल्कि कोशिश थोड़ा वॉर से पैसा भी कमा लूं। तो बुराई तो नहीं है, अगर वॉर तो एंड पे खत्म हो ही जानी। लेकिन अगर वॉर के एंड में मेरे पास कुछ चंद मिलियन डॉलर्स आ जाते हैं, तो खास बुराई नहीं। अगेन आईआर आपको जज नहीं कर, आईआर को इससे कंसर्न नहीं है कि आपकी अटरेंसेस क्या है। आईआर ने एक एनालिसिस करना है, एक देखना है, और फिर कोशिश करनी है कि वो किस तरीके से उसको लेकर आगे चले। ठीक है जी। ये था हमारा एक आज का बेंचमार्क लेक्चर। हमने लास्ट क्लास में जरा ओरिएंटेशन की थी, आज की क्लास में हमने बेसिक बेंचमार्क सेट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह आईआर की बेसिक थ्योरी स्टार्ट करेंगे। सो सर्सी लेनिस्टर वाज बेस्ट एग्जांपल इन आईआर। ओ यस, अगर आप सर्सी लेनिस्टर को एक आईआर के हिसाब से देखते तो शी वाज अ वेरी गुड, और नेड स्टार्क वाज अ वेरी पुअर किस्म का कमांडर और लीडर इन आईआर। इवन जॉन स्नो भी अगर वो देखें तो हैपन से और तुक्के से बन गया बेचारा जहां पे आया। बट सर्सी की हर मूव कैलकुलेटेड होती है, हर मूव प्लान्ड होती है। इवन उसने जो अपनी डेथ भी वो भी कैलकुलेट करके की थी कि मैं कैसे मरूंगी, पता था मैंने मर जाना। सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आईआर इज सर्सी लेनिस्टर। आई एग्री विद दैट। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन फोक्स? जो क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट टू मी तो आप पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, मैं ले लूंगा। एक्सेलेंट वे ऑफ लेक्चर सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों का शुक्रिया, आप अच्छे हैं, मैं अच्छा नहीं, मैं हमेशा बात। लोगों ने पूछा आई और पॉलिटिकल साइंस, आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू योर टेस्ट। ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इज मोर मेमोरी ओरिएंटेड, तो ताल्लुक आपकी याद करने से। आईआर इज मोर ओरिएंटेड अराउंड आइडियाज। जैसे हमने आज आइडियाज पढ़े, टेक्निकली हमने डायरेक्टली कुछ भी नहीं पढ़ा, ना ही हमें कुछ लिखना है। ठीक है, आपने सिर्फ आइडियाज देने। तो आई वॉन्ट यू टू बी गुड एट आइडियाज। सो जो लोग पसंद करते हैं कि वो मेमोरी ओरिएंटेड पढ़ाई करें, रट्टा लगाएं, याद करी हुई चीज ही हू बहू पेपर पे उतार दें, दिमाग का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े, उनके लिए है पॉलिटिकल साइंस। और जो लोग मेरी तरह बिलीव करते हैं कि उनसे रटे नहीं लगते, वो याद नहीं करना चाहते, और उनके लिए याद करी चीज इतना सबसे मुश्किल चीज है, तो वो चाहते हैं कि हमें रन टाइम में प्रॉब्लम दें, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं उसको सॉल्व करूंगा, तो उनके लिए मैं प्रेफर करता हूँ आयर। आयर पेपर्स आर ट्रिकी, डेफिनेटली दे आर ट्रिकी। दो देख। ठीक है जी, पैकअप करें फिर, काफी है आज के लिए, इजाजत हो अगर आप लोगों की। रीजन है कि आई कैंट सॉल्व प्रॉब्लम। वेल आई हेल्प यू सॉल्व प्रॉब्लम। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हेल्प आउट कर सकूं, ऐसे राहें समझा सकूं जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। सो आई थिंक आपको अच्छा लगेगा।
एक्सक्यूज मी सर, आईआर इज कंसेप्चुअल नेचर सब्जेक्ट। अच्छा, ये जो वर्ड है ना कंसेप्चुअल जो आप कह रहे हैं, उसका मेरा और आपका बड़ा डिफरेंट मीनिंग है। पहले तो हमें एक मीनिंग की तरफ आना पड़ेगा कि वो क्या है। कुछ लोग समझते हैं कॉन्सेप्चुअल वो होता है जिसमें कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है और कॉन्सेप्ट ही लिख देना है जाकर, तो वो आया नहीं। कुछ लोग समझते हैं कॉन्सेप्चुअल का मतलब वो जो देसी हमारे लोग होते हैं निकालते हैं कि जी बस कॉन्सेप्ट्स पे बात होनी है, याद शायद कुछ नहीं करना, तो वो यस वही है आया, अगर वो आप मतलब ले रहे हैं। थैंक यू सर, ग्रेटफुल। सर कितनी क्लासेस और होंगी? आई थिंक आया कि 25 क्लासेस हैं आपकी, लंबा सब्जेक्ट है तो इसमें टाइम लगेगा, बट इंशाल्लाह हम इसको 1 मंथ के अंदर अंदर वाइंड अप करने की कोशिश करें। सर आईआर में मार्क्स सुना कम मिलते हैं, सुना सही है आपने, बट आईआर को सही आईआर की तरह पढ़ते कितने लोग? ज्यादातर लोग जो आईआर की तरफ आते हैं, मुझे उनसे शिकायत की है कि वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि आईआर छोटा है। पॉलिटिकल साइंस लंबा है और आईआर छोटा है, तो पीपल प्रेफर कि यार पॉल साइंस को आईआर रख लो, लेकिन आईआर छोटा जरूर है, लेकिन आईआर इज वेरी क्रिएटिव इन नेचर। तो अगर आप उसको बाकी तमाम सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी रटा मार ली और लाइन गुजार ली, तो नहीं होगा। इसमें हम यहाँ पे बैठ के खुद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मैं आप सबसे करवाऊंगा। और मेरा पढ़ाने का स्टाइल भी ये है कि हम यहाँ प्रॉब्लम लिखेंगे, कोई भी दुनिया का मसला, नया मसला क्रिएट कर दूंगा, नई जंग करवाएंगे हम इंशाल्लाह। मतलब करवाएंगे तो नहीं है, मतलब आइडियाज में करेंगे और फिर उसका हम आंसर निकालेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो आप लोग अपना निकालेंगे, मैं यहाँ अपना निकालूंगा, फिर हम कंपेयर करेंगे कौन बेहतर कर सकता है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे बेहतर लिखने की कोशिश करूँ, सोल्यूशन निकालें। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम 25 लेक्चरों में आपने 20 दुनिया के प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकाले हुए हैं, तो आपका वैसी आइडिया बड़ा दिमाग ऑलरेडी इंजन चलाना शुरू कर देंगे। तो आई थिंक आपके मार्क्स भी अच्छे हैं। So I believe people don't study IR like IR should be. They study IR like history or like Pakistan studies or current affairs. इसलिए वो जरा प्रॉब्लम भी होती है। जैसे आपकी नेक्स्ट टाइमिंग इसी के दरमियान हो जाएंगी, बस वो उन्होंने कल प्लान कर दी थी, मैंने उनको बता दी, अब नेक्स्ट आपकी पहले ही हुआ। सर स्टिल किंगडम स्टेट रन नाउ लाइक स्पेनिश कंट्री लाइक मॉडर्न सिविलाइजेशन आइडिया। किंगडम स्टेट नहीं हुआ, किंगडम को किंगडम ही कहें, स्टेट को कहते, किंगडम्स अभी भी हैं जी। स्पेनिश किंगडम है लेकिन वो चल रहा है एक स्टेट। अच्छा, आप किंगडम स्टेट की बात करें, ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली यूके भी किंगडम स्टेट ही है, फिर तो उनकी भी एक किंग रूल करता है, बट उनकी पावर्स बड़ी लिमिट की हुई है हमने। जो लोग ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको समझ आती है कि हमने बड़े तरीके से उनकी पावर चकरा चकराने का MUN। हाँ, आई लाइक दैट वर्ड, चॉइस ऑफ वर्ड अच्छी है, तो आपके लिए ये कह सकते हैं कि MUN स्टाइल में। सर PA की क्लासेस कितनी होंगी, पेंडिंग कितनी है सर? टाइमिंग 6:37 PM नहीं हो सकती। PA की नहीं, हम तो IR पढ़ रहे हैं भाई। हाँ जी, मैंने बताया ये पहले, टाइमिंग थोड़ा जल्दी हो जाएगी आपकी। आई थिंक 6 to 7 के दरमियान ही मैं स्टार्ट करूंगा, वही हमने कहा। ठीक है, चले। सो काइंड ऑफ यू गाइस, इट वाज वेरी नाइस टीचिंग ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में, उसके लिंक आपको आ जाएंगे और टाइमिंग भी इसकी आपको मिल जाएगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।